जय हिंद और नमस्कार मेरे परिवार साथियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का एमसीक्यू बैच। मेरे परिवार साथियों, इस एमसीक्यू बैच में हम कंप्लीट थ्योरी प्लस में एमसीक्यू आपके कवर करेंगे, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी के 1 बाय 1 टॉपिक पूरे कवर करेंगे। टोटल आपके 13 टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के, उसके साथ आपके संपूर्ण थ्योरी भी हम इसमें कवर करेंगे। मेरे परिवार साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी का एमसीक्यू बैच है, उसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला टॉपिक है अपना राजस्थान की जनजातियां। मेरे परिवार साथियों, हम डिस्कस करेंगे आज की राजस्थान की जनजातियां, इनके एमसीक्यू के साथ साथ इसकी कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जनजातियों का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे परिवार साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे परिवार साथियों, जो भी मेरे साथी आरएस प्रीलिम्स की, ईओआरओ की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, पटवा, ग्राम सेवक, इन सभी जो मेरे साथी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूजफुल ये क्लासेस होने वाली है। तो इस क्लासेस को कंप्लीट देखें। आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम आर्ट एंड कल्चर, फिर आपकी हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी हम कवर करेंगे। यानी राजस्थान जीके में आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। पूरा थ्योरी आपके साथ इससे कंप्लीट कवर होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जनजातियों का पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है अपना, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसमें कुल जनसंख्या में आपको जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो मेरे परिवार साथियों, हम पहले इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 92.38 लाख है। यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी आबादी यानी उनकी पॉपुलेशन है, जो कितनी है, 92.38 लाख है, यानी 92.38 लाख है। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जो कुल जनसंख्या अपनी कितनी थी, 6.85 करोड़ थी। उसका 13.5% यानी 13.5% क्या था, आपकी अनुसूचित जनजातियां का परसेंटेज है। उसमें शहरी अगर जनजातियों की हम बात करें तो शहरी जनजाति है 3.2% और ग्रामीण आबादी की हम बात करें तो 16.9% है। यानी आपको याद रखना है, पहला अपना क्वेश्चन क्या था, राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत हमने डिस्कस कर लिया कितनी है। कुल जनसंख्या कितनी अपनी, 6.85 करोड़ का 13.5% क्या है, जनजाति की टोटल जनसंख्या है। उसमें शहरी जनसंख्या आपको याद रखनी है, तो शहरी जनजाति संख्या का प्रतिशत कितना है, 3.2% है। वो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 16.9% है। टोटल जनसंख्या अगर बात करें अपन लाख में तो 92.38 अनुसूचित जनजातियों की टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। कितना परसेंटेज अनुसूचित जनजाति है राजस्थान में, तो 13.5% है। शहरी की हम बात करें तो 3.2% है। अगर हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण कितनी है, 16.9% है। मेरे साथियों, सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। यानी जनजाति वर्ग यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको राजस्थान का जो आपको जनजाति पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का भारत में आपको स्थान बताना है। तो मेरे परिवार साथियों, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखें तो जनजाति की संख्या के आधार पर यानी जनजाति की पॉपुलेशन के आधार पर राजस्थान का देश में चतुर्थ स्थान है। यानी आपको याद रखना है, जनजाति की पॉपुलेशन है उसके आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, देश में चौथा स्थान है। उसमें पहले स्थान पे कौन सा आपका मध्य प्रदेश है, सेकंड पे कौन सा महाराष्ट्र है, थर्ड पे कौन सा है, उड़ीसा है। पहला आपका कौन सा था, मध्य प्रदेश, सेकंड पे कौन सा महाराष्ट्र है, थर्ड पे कौन सा आपका उड़ीसा है, एंड फोर्थ पोजीशन में आपका कौन सा है, राजस्थान है। यानी जनजाति की संख्या यानी जनजाति की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, चतुर्थ स्थान है। बात करें अपन सेकंड पॉइंट के बारे में, कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत अंश के हिसाब से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। यानी जनजाति की तो परसेंटेज के अगर बिहाफ पे हम बात करें यानी परसेंटेज अंश के हिसाब से हम बात करें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। आपको दो पॉइंट इसमें याद रखने हैं, जनजाति की संख्या के आधार पर यानी पॉपुलेशन के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अगर हम बात करें जनजाति की परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका राजस्थान में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। अब अपना क्वेश्चन था, जनजाति वर्ग यानी पॉपुलेशन की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो मेरे परिवार साथियों, हमने भी डिस्कस किया, चौथा स्थान है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेरे परिवार साथियों, अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें पूछा गया है, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई थी। आपको बताना है उस जिले के बारे में कि किस जिले में आपके है जो
किस जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है अधिकतम अंकित की गई थी? तो मेरे प्यारे भाई साथियों, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें जनजातियों के बारे में, जनजातियों की 10 की वृद्धि दर के बारे में, यानी जनजातियों की 10 की वृद्धि दर की इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे भाई साथियों, 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी आपकी? 30.2% रही थी। इसमें ग्रामीण का हिस्सा था 29.4% और शहरी में क्या था परसेंटेज? 43.6% रहा था। यानी 10 की वृद्धि दर की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में कितनी रही थी? 30.2% रही थी। और ग्रामीण वृद्धि दर की बात करें अपन तो 29.4% रही थी। अब बात करें अपन शहरी की, तो शहरी की वृद्धि दर रही थी 43.6% रही थी। अब हम बात करें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस जिले में रही थी? तो वह आपकी रही थी नागौर जिले में रही थी। कितने परसेंट रही थी? 60.4%। 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही थी? नागौर में रही थी। अब हम बात करें न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर मेरे साथियों श्री गंगानगर जिले में अर्जित की गई थी। वह कितनी रही थी? -8.6% रही थी। अब आपको यह भी याद रखना है, एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला है, यानी श्री गंगानगर है एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई? -8.6% दर्ज की गई। ठीक है। अब आगे हम बात करें कि लिंगानुपात, यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका लिंगानुपात है वह राजस्थान में कितना है? तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इनका लिंगानुपात कितना है? 948, यानी 948 है आपका इसका राजस्थान में लिंगानुपात दर्ज किया गया। आपको याद रखना है अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो लिंगानुपात है कहाँ कितना है? 948 लिंगानुपात पाया गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर में कितना पाया गया है? 1000 सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया है। अब बात करें अपन न्यूनतम लिंगानुपात है मेरे साथियों धौलपुर में 843 लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में दर्ज किया गया है। कितना है वह? 843 है। ठीक है। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें पूछा गया था कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम किस जिले में अंकित की गई थी? जो अनुसूचित जनजाति है उसकी 10 की वृद्धि दर है किस जिले में अधिकतम अंकित की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, हमें पता है नागौर जिले के अंतर्गत है जो आपकी 10 की वृद्धि दर है अधिकतम अंकित की गई थी। ठीक है। अब आपको लिंगानुपात के बारे में याद रखना है कि लिंगानुपात कितना अपना राजस्थान का 948 है। वो सर्वाधिक कितना है? किसमें पाया जाता है? डूंगरपुर में। वो कितना है? 1000 है। वो न्यूनतम कब कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है। वह कितना है आपका? 843 है। एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिले के बारे में अगर बात करें तो वह आपका श्रीगंगानगर है जिसमें -8.6% पाई गई है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जनजाति 10 की वृद्धि दर है वो आपके नागौर में पाई गई है, 60.4% है। और जो आपकी जनजातियों का 10 की वृद्धि दर है वह आपके राजस्थान के संदर्भ में कितनी है? 30.2% है। ग्रामीण के संदर्भ में आपको याद रखनी है 29.4% है। उस शहरी के संदर्भ में आपको याद रखनी है 43.6% है। अब आगे हम डिस्कस करें। फोर्थ क्वेश्चन अपना कहता है राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? आपको बतानी है राजस्थान में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। वह किसके अकॉर्डिंग बताना है आपको? राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में पारित हुआ। यह भी आपको याद रखना है राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आपको बताना है राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में टोटल आपकी 12 अनुसूचित जनजातियां हैं वह पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, पांचवा क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? आपको ये इनमें से बताना है कौन सी ऐसी जनजाति है जो आपके राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति है वह राजस्थान में पाई जाती है, जो मीणा जनजाति है वह राजस्थान में पाई जाती है, और डामोर जनजाति है वह राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। इन जो खट्टिक जनजाति है वह राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, यानी कौन सी नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी भील, मीणा और डामोर जनजाति है राजस्थान में पाई जाती है। आगे हम बात करें कि आगे की क्या कहती हैं इसकी थ्योरी हम देखें, इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हम देखें तो हम बात करें राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 हमने डिस्कस कर लिया के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 जनजातियां सम्मिलित हैं। हमने पहले डिस्कस किया राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो कितनी हैं? 12 जनजातियां हैं।
उनके नाम एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी 12 जनजातियां। पहली जनजाति आपकी भील है, दूसरी है भील मीणा, जिसे अपन भील मीणा या भील मीणा भी कहा जाता है। डामोर जनजाति पाई जाती है, धनका, तड़वी, वल्लवी और तेतरिया। ये याद रखना आपको, धनका, तड़वी, वल्लवी और तेतरिया। फिफ्थ है आपकी गरासिया, जिन्हें राजपूत गरासिया को छोड़कर जो जनजाति है, गरासिया जनजाति है, वह राजस्थान में पाई जाती है। खथोड़ी जनजाति है, राजस्थान में पाई जाती है। कोकना और कोकनी जनजाति है, जो राजस्थान में भी पाई जाती है। कोलीडोर, टोकरे, काली कोलचा, ये भी राजस्थान में पाई जाती है। यानी कोलीडोर, टोकरे कोली और कोलचा जनजाति है, वह राजस्थान में पाई जाती है। मीना या जिन्हें मीणा भी बोला जाता है, वह जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। नायका या नायकड़ा जनजाति है, जो भी आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। पटेलिया जनजाति है, वह भी कहाँ पाई जाती है, आपके राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति है, वह भी आपके राजस्थान में पाई जाती है। इस प्रकार ये 12 जनजातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। आगे हम बात करें, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 3 सीटें रिजर्व हैं और विधानसभा में 25 सीटें कितनी हैं, रिजर्व है। लोकसभा की 25 सीटों में से 3 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है और विधानसभा की 200 सीटों में से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब हम आगे के पॉइंट के बारे में हम बात करें, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण एवं विकास हेतु राज्य सरकार को कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है। यानी अनुसूची 5 है आपकी जो भारतीय संविधान की, उसमें अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण एवं विकास हेतु राज्य सरकार को कार्यपालिका शक्तियां किन्हें प्रदान की गई है, राज्य सरकार को दी गई है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान में 1975 में जनजातीय क्षेत्रीय विभाग की स्थापना की गई। यानी 1975 में आपको याद रखना है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कब की गई थी इसकी स्थापना, 1975 में जो आपका राजस्थान का जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है, इसकी स्थापना की गई थी। छठा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, उसमें कहता है संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान में कितने जिलों का क्षेत्र शामिल है। जो राजस्थान संविधान की 5वीं अनुसूची है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है। यानी आपको बताना है कि अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के अनुसार वह क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित घोषित किया गया हो। संविधान की 5वीं अनुसूची में यह जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का कोई आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो, तो वह क्या कहलाता है, अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के दक्षिण भाग में स्थित 8 जिलों की 45 तहसीलें यानी 45 तहसीलें, 5696 गांव आपके इसमें शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान का दक्षिण भाग है वह लगभग क्या है आपका अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। उसमें 8 जिले हैं, 45 तहसीलें हैं और 5696 गांव इसमें शामिल किए गए। 5996 आपके जो गांव हैं इसमें शामिल किए गए। आपको जिले याद रखने, 8 जिले हैं, 45 तहसीलें हैं, 5996 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करें आगे, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 8 जिलों में से 3 जिले कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र। यानी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र है उसमें शामिल 8 जिलों में से 3 ऐसे जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। इनका संपूर्ण क्षेत्र है जो किसमें आता है, अनुसूचित क्षेत्र में आता है। और 5 जिले हैं जो उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, पाली के आंशिक क्षेत्र को ही शामिल किया गया है। यानी संपूर्ण जिला को इसमें अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। 5 वो जिले कौन से हैं आपके, उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और पाली है, इसके आंशिक क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन अपना है 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है। यानी मीणा व भील है, उसके बाद में सबसे बड़ी तीसरी जनजाति कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, गरासिया जनजाति राजस्थान की मीणा व भील के पश्चात सबसे बड़ी तीसरी जनजाति है। अब बात करें अपन 8th क्वेश्चन के बारे में, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातियां संख्या में शामिल हैं। यानी 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में क्या क्या चीजें शामिल हैं, मीणा व
भील इसमें शामिल है। 90% जो आपकी जनसंख्या है वह क्या है, आपकी जनजातीय संख्या है वह आपकी कौन सी है, मीणा व भील ही उसमें शामिल है। अब आगे हम बात करें, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में बताना। सबसे ज्यादा आपके कौन से पाए जाते हैं, मीणा पाए जाते हैं, उसके बाद में भील है, उसके बाद में गरासिया है, उसके बाद में सहरिया है। यानी कि आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी है, मीणा, सेकंड भील है, थर्ड गरासिया है, फोर्थ इज है सहरिया। सीक्वेंस आपको याद रखनी, पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करें आगे के पॉइंट के बारे में। राज्य में सर्वाधिक संख्या में मीणा जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनजाति है जो आपकी मीणा जनजाति पाई जाती है। सबसे कम जनजाति के बारे में हम बात करें, आपको याद रखना है कोकना जनजाति सबसे कम पाई जाती है। कोकना जनजाति सबसे कम पाई जाती है, मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति की संख्या उदयपुर संभाग में व सबसे कम जनजाति बीकानेर संभाग में पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति की बात करें संख्या के संदर्भ में तो उदयपुर संभाग में, वो सबसे कम जनजाति बात करें अपन बीकानेर संभाग में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें आपको मिलान करना है कि जनजाति और उसका स्थान दिया गया है, कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। पहला है जो आपका है गरासिया जनजाति है, जो कहाँ पाई जाती है, आबू रोड में पाई जाती है। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, आबू रोड में पाई जाती है। गरासिया जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, आबू रोड में पाई जाती है। डामोर जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, सिमलवाड़ा है, जो आपके सिमलवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर है जो आपके उसमें पाई जाती है। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति है जो किशनगंज 12 है वहाँ पे पाई जाती है। अगर आप बात करें सांसी जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी गरासिया जनजाति है आबू रोड सिरोही में पाई जाती है। डामोर जनजाति है सिमलवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति है जो किशनगंज 12 में पाई जाती है। सांसी जनजाति है जो भरतपुर में पाई जाती है। आगे के क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, आगे का क्वेश्चन आपका उसमें भी आपको मिलान करना है, ठीक है। उसमें इधर जनजाति दी गई है और आपको इधर क्या दिया गया है, क्षेत्र गिवन है। इधर जनजाति इधर क्षेत्र गिवन है आपको। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हम सभी को बताया सहरिया जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है, 12 में पाई जाती है, ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, 12 में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति है जो आपके कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। गरासिया जनजाति के बारे में हम बात करें, गरासिया जनजाति जो आपके कहाँ पाई जाती है, आबू रोड क्षेत्र में पाई जाती है। रेबारी जनजाति की अगर हम बात करें तो रेबारी जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, 12 में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, 12 में पाई जाती है, ठीक है। कथोड़ी क्या आपके मेवाड़ में पाई जाती है। गरासिया क्या है, आबू रोड में पाई जाती है। रेबारी है जो क्या है, मारवाड़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का सकेंद्रण गिवन है। आपको बताना है किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो मेरी पहली बात आती हूँ, पहला जो ऑप्शन है इस तरफ सांसी जनजाति है जो आपकी कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है आपके, सहरिया जनजाति जो आपकी कहाँ पाई जाती है, किशनगंज 12 में पाई जाती है। भील है जो आपकी कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अपन गरासी जनजाति की बात करें तो गरासी जनजाति आपकी सिरोही में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे के बारे में हम बात करें, इसकी जनजातियों के क्षेत्र के बारे में हम बात करें, राजस्थान की इधर प्रमुख जनजातियां आपको गिवन है, इधर इन जनजातियों का निवास क्षेत्र आपको गिवन है। जो मीणा जनजाति है आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। मीणा जनजाति है जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर आपके दौसा में भी पाई जाती है, भरत स्वामिमध्यपुर में भी पाई जाती है, करौली में, अलवर में और उदयपुर में, कोटा में और बूंदी में भी पाई जाती है। यानी जयपुर में सर्वाधिक, फिर दौसा में, फिर स्वामिमध्यपुर में, फिर आपके करौली में, फिर अलवर में, फिर उदयपुर में, फिर कोटा और बूंदी में भी पाई जाती है। बात करें अपन भील जनजाति के बारे में तो मेरी पहली बात आती हूँ आपके बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में और बाड़मेर में। भील जनजाति आपको याद रखनी है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में और बाड़मेर में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें अपन थर्ड जनजाति आपकी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है। यानी सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है।
उदयपुर में पाई जाती है, पाली में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में पाई जाती है। बात करें अपन फोर्थ, आपकी शहरी जनजाति है जो बारां के सांबा व किशनगंज तहसीलों में, कोटा व झालावाड़ में पाई जाती है। शहरी जनजाति है जो बारह की आपकी किशनगंज व शाबा तहसील उसमें पाई जाती है, फिर कोटा में, फिर झालावाड़ में पाई जाती है। अब हम बात करें डामोर जनजाति के बारे में, तो मेरे प्यारे बात साथियों, डूंगरपुर का जो सिमलवाड़ा क्षेत्र है उसमें, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और राजसमंद में पाई जाती है। डूंगरपुर का सिमलवाड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा, उदयपुर व राजसमंद में पाई जाती है। आगे की जनजाति बारे में हम बात करें, कथोड़ी जनजाति है, जो कथोड़ी जनजाति है वह आपके उदयपुर व डूंगरपुर में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति के बारे में याद रखना आपको, उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। अब बात करें अपन धानका जनजाति के बारे में, तो आपके जयपुर में पाई जाती है। नायका जनजाति की बात करें अपन, बीकानेर में पाई जाती है। कोलिको जनजाति जयपुर में पाई जाती है। पटेलिया जनजाति कोटा में पाई जाती है। भील मीणा जनजाति है जो डूंगरपुर में पाई जाती है। कोकना जनजाति है जो जोधपुर में पाई जाती है। अब बात करें अपन 12th नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। तो आदिवासी जनसंख्या है उसमें राजस्थान में सर्वाधिक भाग किसका है, तो किसका है, मीणा जनजाति का। ऑप्शन ए आपका सही होगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करें आगे के क्वेश्चन के बारे में। 13 नंबर अपना क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन अपना कहता है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है। कर्नल जेम्स टोड थे, उनके अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा था। तो मेरी प्यारे बात साथियों, इन्होंने काली खो पर्वतमाला है, इन्हीं मीणाओं का मूल स्थान बताया था, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा है, तो है उन्होंने बताया काली खो पर्वतमाला जो आपकी है मीणाओं का मूल स्थान। किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने बताया, ठीक है। अब आगे हम बात करें, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी व सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक साक्षर जनजाति आपकी कौन सी है, मीणा जनजाति है। जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है ये, फिर दौसा में भी पाई जाती है, स्वामित्वपुर में पाई जाती है, करौली में, अलवर में, टोंक में, भरतपुर में, उदयपुर में भी यह निवास करती है। अब हम बात करें कुल जनजाति का 49.74% क्या है आपका, यह है आपकी मीणा जनजाति पाई जाती है, यानी टोटल जो जनजातियां हैं उसका 49.74% क्या है आपका, मीणा जनजाति है। उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई है, जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। इनकी उत्पत्ति है जो मत्स्य अवतार है उससे हुई है, जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार माने गए हैं। इस जनजाति का उल्लेख भी किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। आपको ये याद रखना है, मीणा जनजाति का जो उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है। इनके प्रमुख दो वर्ग पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है, इसके प्रमुख हैं जो दो वर्ग पाए जाते हैं। इसमें दो मीणाओं के दो प्रकार हैं, वे कौन कौन से, एक तो जमींदार मीणा होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, चौकीदार मीणा होते हैं। जमींदार मीणा कौन से होते हैं, जो कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। कृषि वह पशुपालन कार्य कौन से करते हैं, जमींदार मीणा होते हैं, वह कार्य करते हैं। चौकीदार मीणा होते हैं जो राजकीय खजाने की सुरक्षा के कार्य में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। आपको याद रखना है, जमींदार मीणा वो होते हैं जो कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं, ठीक है, और चौकीदार मीणा होते हैं जो राजकीय खजाने की सुरक्षा का कार्य करते हैं। चौकीदार नाम से ही क्लियर है। इसके बाद में हम बात करें, अगला पॉइंट है आपका, इसके अलावा चरमकार मीणा, पड़ीहार मीणा, रावत मीणा, सुरते वाला मीणा आदि अन्य वर्ग भी पाए जाते हैं। मीणाओं के अन्य प्रकार कौन से हैं, चरमकार मीणा, पड़ीहार मीणा, रावत मीणा, सुरते वाला मीणा, यानी चरमकार मीणा, पड़ीहार मीणा, रावत मीणा और सुरते वाला मीणा, ये भी इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं मीणाओं की, यानी एक कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा क्या कार्य करते थे। अब हम आगे पॉइंट के बारे में बात करें, कर्नल टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल निवास स्थान काली कोह पर्वतमाला है, जिसका विस्तार अजमेर से लेकर आगरा तक है। जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने बताया मीणा जनजाति का मूल निवास स्थान है, वह क्या बताया उन्होंने, काली कोह पर्वतमाला बताया। ये आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा बताया, तो कौन सा बताया आपको, काली कोह पर्वतमाला बताया, जिसका विस्तार अजमेर से लेकर कहाँ तक है, आगरा तक है। जो काली कोह पर्वतमाला है इसका विस्तार अजमेर से लेकर आगरा तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसमें पूछा गया है मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोडना के बारे में आपको बताना है। मोरनी मोडना है
किससे संबंधित है? ये मोरनी मोड़ना है तो किससे संबंधित है? आपकी मीणा जनजाति से संबंधित है। अब हम बात करें मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करें। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको बताना है मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, हम बात करें मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में, तो इनमें एक क्या थी? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। परिवार क्या होता था? पितृसत्तात्मक होता था। प्राचीन समय में ब्रह्म और गंधर्व विवाह का प्रचलन था। यानी मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन की अगर बात करें, इसमें संयुक्त परिवार प्रथा थी, क्या प्रचलित थी? परिवार कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। इसमें प्राचीन समय में ब्रह्म व गंधर्व विवाह का प्रचलन था। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद नहीं रखना। ब्रह्म व गंधर्व विवाह का इसमें भी प्रचलन था। अब हम बात करें मोरनी मोड़ना, मीणा जनजाति की विवाह संबंधी प्रथा। ये मोरनी मोड़ना क्या है? मीणा जनजाति में एक क्या है? विवाह की एक प्रोसेस है, एक विवाह की प्रथा है, उसे मोरनी मोड़ना बोला जाता है। मीणा जनजाति की विवाह संबंधित प्रथा क्या बोला जाता है? मोरनी मोड़ना बोला जाता है। वर्तमान में विवाह अन्य समाजों की भांति रीति रिवाज से संपन्न होते हैं। जो अभी की प्रोसेस है, जो नॉर्मल जो अन्य समाज अपनाते हैं, वही प्रथाएं मीणा समाज के द्वारा अभी अपनाई जा रही है। अब बात करें अपन पंचायत का, इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ये पंचायतें नाता विवाह, तलाक, मुसर, चरित्रहीनता, ऋण आदि झगड़ों को निपटाती है। और ये पंचायतें 4 प्रकार की होती हैं। यानी मीणा जनजाति में होती हैं जो पंचायत होती है, उसका क्या है? प्रमुख स्थान रखा गया है। जो मीणा जनजाति है उसमें 4 प्रकार की पंचायतें होती है। यानी 4 प्रकार की इसमें पंचायतें पाई जाती हैं। उनका क्या क्या नाम है वो भी याद रखना आपको। ग्राम पंचायत एक तो होती है, एक होती है गोत्र पंचायत, एक होती है क्षेत्रीय पंचायत, एक होती है चौरासी पंचायत। पंचायतों का नाम याद रखना आपको। ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और चौरासी पंचायत। चौरासी पंचायत क्या होती है? इसमें सबसे बड़ी पंचायत होती है। जो चौरासी पंचायत है वह इस चारों पंचायतों में सबसे बड़ी पंचायत चौरासी पंचायत होती है। अब आगे हम बात करें गांव और पंचायत जो मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। यानी मीणा जनजाति का गांव है, उसकी पंचायत है, उस पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। परिधान यानी क्या, कौन कौन से कपड़े पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। मीणा पुरुषों द्वारा कौन कौन सा परिधान ग्रहण किया जाता है वह हम देखते हैं। पुरुषों द्वारा धोती कमीज और सिर पर साफा पहना जाता है। पुरुषों का आपको याद रखना है, धोती कमीज और सिर के ऊपर क्या है? साफा पहना जाता है। अब अपन बात करें महिला परिधान के बारे में, तो घाघरा, कांचली और ओढ़नी महिलाओं द्वारा इन परिधान का श्रृंगार किया जाता है। घाघरा, कांचली और ओढ़नी। ठीक है, आगे हम बात करें नेजा नृत्य है। जो आपके नेजा नृत्य है होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेजा नृत्य कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाता है। खेरवाड़ा व डूंगरपुर में किया जाता है। नेजा नृत्य का आयोजन है खेरवाड़ा व डूंगरपुर में, इसका आयोजन किया जाता है। होली के तीसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। अब हम बात करें प्रमुख मेले और आराध्य देवी देवता इसमें कौन कौन है। मीणा जनजाति के प्रमुख मेले और आराध्य देवी देवता आपके कौन कौन से हैं हम बात करें। चौथ का बरवाड़ा गणेश जी स्वामीपुर, चौथ का बरवाड़ा गणेश जी स्वामीपुर, महावीर जी करौली, जीर्ण माता रेवासा सीकर, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा अरणोद प्रतापगढ़ में, भेरू जी, हनुमान जी, चार भुजा महादेव जी, दुर्ग माता, भूज देवता। भूरिया बाबा या बाबा गौतमेश्वर मीणा जनजाति का क्या है? कुल देवता है। आपको याद रखना है मीणा जनजाति का कुल देवता कौन है, तो है कौन है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी इसके इनके कुल देवता है। जीर्ण माता है जो मीणा जनजाति की कुलदेवी है। जीर्ण माता क्या है? मीणा जनजाति क्या है? कुलदेवी। याद रखना आपको। ठीक है, यानी कि इसमें हमने देखा नेजा नृत्य है जो आपका होली के तीसरे दिन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? खेरवाड़ा व डूंगरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। और इनके प्रमुख मेले हैं मीणा जनजाति के। चौथा बरवाड़ा गणेश जी स्वामीपुर में, महावीर जी करौली में, जीर्ण माता रेवासा सीकर में, भूरिया बाबा गौतमेश्वर अरणोद प्रतापगढ़ में, यहाँ पे इनका मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें अपन मीणा जनजाति के कुल देवता के बारे में, तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी हैं, इन्हें मीणा जनजाति का कुल देवता माना जाता है। तो अब हम बात करें मीणा जनजाति की कुलदेवी के बारे में, तो जीर्ण माता मीणा जनजाति की क्या है? कुलदेवी है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? राजस्थान में आर्थिक रूप से कौन सी जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में सर्वाधिक संपन्न है? आपको ये बताना है राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अन्य जनजातियों की तुलना में सर्वाधिक संपन्न है। तो मेरे प्यारे भाषार्थियों, मीणा जनजाति ऐसी है जो अन्य सभी जनजातियों की तुलना में सर्वाधिक संपन्न है। ये क्या करती है? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करती है। यानी कृषि और पशुपालन का दोनों का कार्य मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है इसमें।
जो बटाईदारी कृषि व्यवस्था है, इसका प्रचलन भी मीणा जनजाति में आपको देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से अन्य जनजातियों की तुलना में संपन्न जाति है। अन्य जनजाति हैं उनकी तुलना में ये क्या संपन्न जनजाति है। सरकारी सेवा में सर्वाधिक लोग इसी जनजाति के हैं, यानी मीणा जनजाति के लोग हैं सरकारी सेवा में, जो गवर्नमेंट में है, सबसे ज्यादा इसी जनजाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। वह क्या कहता है आपका, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बतानी है, यानी पहली सबसे बड़ी जनजाति आपकी मीणा जनजाति है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में कौन सी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति है दूसरी राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, आपकी राजस्थान में पाई जाती है। अब हम बात करें भील जनजाति के बारे में, भील जनजाति के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करें। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की कुल जनजाति का 39.36% हिस्सा रखती है, यानी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। इसका प्रतिशत हम बात करें तो 39.36% राजस्थान की भील जनजाति पाई जाती है। अब बात करें आगे के पॉइंट के बारे में। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वालों को पालवी और मैदानी इलाकों में रहने वालों को वागड़ी कहा जाता है, यानी जो भील जनजाति है उसमें जो ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पालवी बोला जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बन सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले भील जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, उन्हें पालवी बोला जाता है। और जो मैदानी इलाके यानी प्लेन जो आपके एरिया है उनमें रहने वाले भील जनजाति लोगों को वागड़ी बोला जाता है, यानी उन्हें पालवी भी बोला जाता है। जो ऊंचे स्थान पर रहते हैं और जो समतल मैदान पर रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वागड़ी बोला जाता है। अब मेरे प्यारे वा साथियों, आगे हम बात करें ये कहाँ निवास करती है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आपकी भील जनजाति अधिकतर निवास करती है। आपको याद रखना है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ये क्या करती है, निवास करती है। अब आगे के पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, भील जनजाति, भील है जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी गई है। भील जनजाति है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन यानी सबसे ओल्डेस्ट जनजाति मानी गई है, यानी सबसे प्राचीन जनजाति के बारे में पूछा जाए तो वह कौन सी है आपकी है, वह आपकी बतानी है आपको भील जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति पाई जाती है। कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने क्या है, भीलों को क्या कहा है, वन पुत्र कहा है। ठीक है, आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने भीलों को क्या कहा है, वन पुत्र कहा है, क्योंकि यह जनजाति अधिकतर है जो आपके वनों में ही निवास करती थी। अब हम आगे बात करें इनकी उत्पत्ति, यानी भील जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। द्रविडियन भाषा के भीलू से, जिसका अर्थ है तीरंदाज, यानी भील जनजाति जो वर्ड है, इस वर्ड की उत्पत्ति है द्रविडियन भाषा के भीलू से, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका तात्पर्य होता है तीरंदाज होता है, यानी जो द्रविडियन भाषा है, द्रविड़ लैंग्वेज है, साउथ की लैंग्वेज है, उसका वर्ड है भीलू से, इस भील भाषा का जन्म हुआ है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। यानी आपको याद रखना है, भील वर्ड की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के भीलू से, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज होता है। ठीक है, आगे हम बात करें, पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। अगर हम बात करें, पुराणों जो जिक्र किया गया है उसके अनुसार हम बात करें तो भीलों की उत्पत्ति है महादेव के पुत्र निषाद है, उनके अकॉर्डिंग इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, पुराणों के अनुसार हम बात करें तो भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र है निषाद, उनसे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बढ़े, भीलों के दो वर्ग माने जाते हैं, दो प्रकार के भील होते हैं, दो प्रकार के भीलों की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं सामान्य भील होते हैं, और एक होता है भील मीणा नामक दो कैटेगराइज किया गया है। यानी भीलों कितने वर्ग माने गए हैं, दो वर्ग माने गए हैं। कौन कौन से हैं, सामान्य भील है और दूसरे आपके हैं भील मीणा है। ठीक है, आगे हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, आगे हम बात करें, भील मीणा जनजाति सर्वाधिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ही आपको देखने को मिलेगी। यानी दो प्रकार के भील होते हैं, एक तो सामान्य भील होते हैं, सेकंड होते हैं भील मीणा होते हैं। तो भील मीणा जनजाति है वह आपके अधिकतम कहाँ पे पाई जाती है, आपके भील मीणा जनजाति है सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा व डूंगरपुर में ही पाई जाती है। तो दामोड़ भील है डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में पाई जाती है। जो दामोड़ भील है एक कैटेगरी है, उनका वर्ग का प्रकार है दामोड़ भील है, जो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा है उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। आपको याद रखना है, दामोड़ भील कहाँ पाई जाती है, जो डूंगरपुर का जो सिमलवाड़ा है उसमें आपको जो है क्या है, दामोड़ भील जनजाति आपको देखने को मिलती है। आगे के क्वेश्चन के बारे में हम अगर बात करें, आपका 17 क्वेश्चन आपका क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कू क्या है, आपको बताना है। कू एक वर्ड है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
कू एक वर्ड है मेरे प्यारे युवा साथियों, भील जनजाति का जो घर होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। कू क्या है? तो ये क्या है? भील जनजाति का एक घर होता है, उसे क्या बोला जाता है? कू बोला जाता है। ठीक है, रिमेंबर है, याद है आपको। आगे हम बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे साथियों। 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? बांस व लकड़ी से निर्मित भीलों का घर क्या कहलाता है? मेरे प्यारे युवा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, फ्रेम किए गए हैं, आपको देखने हैं। बांस व लकड़ी से निर्मित किए गए बिलों के घर को क्या कहा जाता है? तो उसे टापरा बोला जाता है। एक बांस होता है, एक लकड़ी होती है, उससे निर्मित किए हुए बिलों के घर होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे टापरा बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बांस व लकड़ी से निर्मित बिलों का जो घर होता है उसे क्या बोला जाता है? टापरा बोला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये आपकी क्लासेस चल रही है मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत शानदार और बहुत जानदार क्लासेस में लेके आ रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार में आपको राजस्थान ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आर्ट कल्चर, फिर राजस्थान की हिस्ट्री, लास्ट में हम राजस्थान की पॉलिटी हम इसमें कवर करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से सारा चैप्टर आपको मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। बार बार इसी क्लास में आपको बार बार रिपीट करके हम क्लास में ही याद कर लेंगे। एक या 3 बार में वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का जीके आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ही अगर हम जीके करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने लिए सुविधाजनक रहता है, हमें याद करने में आसानी होती है। नोट्स पढ़ना एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। हमने नोट्स पढ़ ली, उसके बाद एमसीक्यू के साथ हम थ्योरी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आगे 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। भीलों के जो कमरे होते हैं उसके बाहर एक बरामदा या गैलरी होती है। जो भीलों का कमरा होता है उसके बाहर एक बरामदा या गैलरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे वा साथियों, आपको याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट है। भीलों के कमरे के बाहर स्थित एक बरामदा होता है, उसे क्या कहा जाता है? डहलिया उसे कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करें। बिलों के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करें। बिलों का सामाजिक संगठन किस प्रकार का होता था, हम बात करें। पितृसत्तात्मक बिलों का परिवार होते हैं तथा संयुक्त परिवार की तुलना में एकांकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। यानी जो बिलों का परिवार है वह क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार होता है। संयुक्त परिवार है, यानी ज्वाइंट फैमिली की तुलना में एकांकी परिवार यानी एकल यानी सिंगल फैमिली अधिक पाई जाती है। यानी बिलों के बारे में याद रखना आपको, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार की तुलना में एकांकी परिवार यानी सिंगल फैमिली आपको अधिकतम इसको देखने को मिलती है। अब बात करें मेरे प्यारे साथियों भील जनजाति के बारे में, तो भील जनजाति में एक क्या है? बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है, यानी एक से अधिक पत्नियां भी रखने की प्रथा है भील जनजाति में अपने को देखने को मिलती है। बहुपत्नी प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है, आपको ये भी याद रखना है। नाउ इसकी अपन लैंग्वेज के बारे में बात करें, भील जनजाति किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करती है, तो मेरे प्यारे साथियों ये भीली और बागड़ी बोली है, इसका इस्तेमाल भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी भीलों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? भीली और वागड़ी बोली इनके द्वारा बोली जाती है। भीली और वागड़ी बोली इनके द्वारा बोली जाती है। अब हम डिस्कस करें आगे के बारे में। टापरा, टापरा एक वर्ड यूज होता है भीलों में, वह किसके लिए इस्तेमाल होता है? बांस व लकड़ी से निर्मित भीलों का घर, बांस और लकड़ी से निर्मित भीलों का घर जिसकी छत खपरेल से बनी होती है, यह एक संपूर्ण आवास होता है जिसमें निवास के साथ अन्न भंडार, पशु रखने की व्यवस्था भी होती है। टापरा के बारे में मेरे प्यारे साथियों हम अध्ययन कर रहे थे। टापरा क्या होता है? बांस एवं लकड़ी से निर्मित भीलों का एक घर होता है जिसकी छत किससे बनी होती है? खपरेल से बनी होती है। यानी बांस और लकड़ी से निर्मित एक भीलों का घर जिसकी छत होती है वह आपकी खपरेल से बनी होती है। यह एक क्या होता है? संपूर्ण आवास होता है, यानी कंप्लीट घर होता है जिसमें निवास के साथ साथ अन्न भंडार और पशु रखने की व्यवस्था भी होती है। टापरा बिलों का, बांस व लकड़ी से निर्मित बिलों का वह घर है जिसकी छत होती है वह आपकी खपरेल से बनी होती है। यह एक क्या होता है? संपूर्ण आवास होता है, यानी कंप्लीट घर होता है जिसमें निवास के साथ साथ अन्न भंडार व पशु रखने की भी व्यवस्था उसमें आपको देखने को मिलती है। उसे क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है। ठीक है, बिलों का निवास स्थान है, उन जो घर है उसको हम बोला जाता है टापरा बोला जाता है, जो बांस व लकड़ी से निर्मित होता है, जिसकी छत होती है खपरेल से बनी होती है, और जो इसमें संपूर्ण आवास होता है, यानी उसमें अन्न रखने की व्यवस्था भी होती है और पशु रखने की भी व्यवस्था होती है और उसमें निवास स्थान भी होता है, उसे बोला जाता है टापरा बोला जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है,
आगे बढ़े हम मेरे प्यारे साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आगे का पॉइंट हमारा क्या कहता है, भीलों के घर टापरा के बाहर बना बरामदा क्या कहलाता है, डहलिया कहलाता है। हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, भीलों के घर के बाहर जो टापरा भीलों का घर है वो क्या कहलाता है, आपका टापरा कहलाता है। भीलों का घर क्या कहलाता है, टापरा कहलाता है, हमने पढ़ा। उसके बाहर बना हुआ बरामदा, जो बरामदा होता है, जो घर या टापरा के बाहर बना हुआ एक बरामदा है, उसे हम बोला जाता है डहलिया या ढालिया भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, डहलिया या ढालिया क्या होता है, भीलों का घर जो टापरा है, उस टापरा के बाहर बना हुआ एक बरामदा होता है, उसे डहलिया या डालिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है भीलों के संदर्भ में। अगला वर्ड हम डिस्कस करें, कु वर्ड भी इस्तेमाल होता है भीलों के संदर्भ में। तो भीलों के वर्ड संदर्भ में कु शब्द की अगर बात करें तो मेरे प्यारे युवा साथियों, कु शब्द है आपका, जो कु शब्द है आपका, भीलों के घर को कु भी कहा जाता है। यानी जो भीलों का घर के लिए एक वर्ड यूज किया गया टापरा, वो दूसरा वर्ड क्या यूज किया जाता है, कु वर्ड भी भीलों के घर के संदर्भ में ही यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, भोमट। भोमट है जो भीलों में भील बाहुल्य क्षेत्र को भोमट भी कहा जाता है। भोमट है, भोमट जो क्षेत्र है, मेवाड़ में भील बाहुल्य क्षेत्र है, जो आपका मेवाड़ में जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, भोमट बोला जाता है। मेवाड़ जिस क्षेत्र में, मेवाड़ जो क्षेत्र है जिसमें भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, उस क्षेत्र को आप क्या कहा जाता है, भोमट कहा जाता है। यानी भोमट मेवाड़ का वह क्षेत्र है जहाँ पे भील जनजाति बहुल्य संख्या में यानी अधिकतर संख्या में पाई जाती है, उसे भोमट कहा जाता है। आगे चले हम, आगे अटक वर्ड है जो भील जनजाति संदर्भ में यूज होता है। भीलों का पितृवंशीय गोत्र अटक कहलाता है। ये वर्ड याद रखना आपको, अटक वर्ड है, भीलों का पितृवंशीय गोत्र होता है, क्या कहलाता है, अटक कहलाता है। भीलों का पितृवंशीय गोत्र क्या कहलाता है, अटक कहलाता है। भीलों के प्रमुख गोत्र क्या क्या है, वह भी आपको याद रखने हैं। भीलों के प्रमुख गोत्र कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं मेरे प्यारे युवा साथियों, कटारा, बाबूलाल जी कटारा, ताबियाड़, रोत और पारंगी, ये इनके प्रमुख गोत्र हैं। कटारा, ताबियाड़ और रोत और पारंगी कौन कौन से हैं आपके, कटारा, ताबियाड़, रोत और पारंगी। यानी जो आपके राजकुमार जी रोत हैं, भील जनजाति से हैं, वह रोत जनजाति आपको याद रखनी है। बाबूलाल जी कटारा, बाबूलाल जी कटारा भी आपको याद रखना है। बाबूलाल जी कटारा से, कटारा गोत्र किसकी है, भील जनजाति की है। गोत्र किसकी है, भील जनजाति। रोत और कटारा आपको याद हो गया। ताबियाड़ और पारंगी आपको ये दो वर्ड हैं वो याद रखने हैं, भीलों की गोत्र होती है ताबियाड़ और पारंगी। इज दैट क्लियर, आप क्लियर हैं मेरे प्यारे व साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। आपको बताना है ताराबाद की जो ओढ़नी होती है राजस्थान की किन जो आपकी जनजातियां हैं उनकी स्त्रियों द्वारा यह पहनी जाती है वेशभूषा के रूप में। ताराबाद की ओढ़नी है तो मेरे प्यारे व साथियों, आदिवासी जो जनजातियों की स्त्रियां होती है उनके द्वारा यह ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है, तो आपकी आदिवासी जो स्त्रियां हैं, जो भील जनजाति की स्त्रियां हैं, उनके द्वारा यह ताराबाद की ओढ़नी पहनी जाती है। अब हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में, उसमें पूछा गया है भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। भील जनजाति की स्त्रियां हैं उनके द्वारा एक लंबा घाघरा है वह ग्रहण किया जाता है, वह पहना जाता है। उस घाघरे का क्या नाम है, उस घाघरे को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई साथियों, भील जनजाति की जो स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कछाबू कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 22 नंबर क्वेश्चन। हम डिस्कस कर रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो उसमें पूछा गया है खोइतू वस्त्र संबंधित है। खोइतू वस्त्र किस जनजाति से संबंधित है, तो मेरे प्यारे व साथियों यह किससे संबंधित है, आपके भील जनजाति से संबंधित है। खोइतू वस्त्र किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि आपको बताना है जो भील पुरुष है अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बात साथी, उसे कहा जाता है आपका पोत्या कहा जाता है। यानी भील पुरुषों द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके पोत्या का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हम अगर बात करें तो वो कहता है आपका भीलों की भाषा में देपाड़ा है। यानी भीलों की भाषा में देपाड़ा वर्ड है वह किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरी प्यारी बात साथियों, ऑप्शन बी आपका जो है तंग धोती है उसके लिए देपाड़ा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देपाड़ा
भीलों की भाषा में देपाड़ा वर्ड है जो एक तंग धोती होती है, उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें आगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि भीलों के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से हैं। तो भीलों के प्रमुख वस्त्र की अगर हम बात करें, ढेपाड़ा या देपाड़ा, ठेपाड़ा या डेपाड़ा, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग होती है, उसे डेपाड़ा बोला जाता है। आपको ये याद रखना है, डेपाड़ा या डेपाड़ा है जो भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है, उसे क्या बोला जाता है, डेपाड़ा या डेपाड़ा बोला जाता है। पोत्या, आपको अगला वस्त्र है पोत्या भीलों का, वो याद रखना है। पोत्या है भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफेद साफा है, उसे पोत्या बोला जाता है। पोत्या किसे बोला जाता है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो सफेद साफा है उसे क्या बोला जाता है, पोत्या बोला जाता है। भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफेद साफा क्या कहलाता है, पोत्या कहलाता है। अब हम बात करें अगले फेंटा के बारे में। फेंटा वस्त्र है जो भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लाल पीला केसरिया साफा होता है, उसे बोला जाता है फेंटा बोला जाता है। यानी लाल पीला जो केसरिया साफा है भीलों का, उसे क्या बोला जाता है, फेंटा बोला जाता है। अब हम बात करें जाड्या, जाड्या नामक के वस्त्र है, भीलों द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। जाड्या वर्ड है, वस्त्र है, भीलों द्वारा पहना जाता है। भील पुरुषों द्वारा सापा सापा पर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी है, उसे बोला जाता है जाड्या बोला जाता है। भील पुरुषों द्वारा सापा पर बांधे जाने वाली जो रंगीन पट्टी होती है, उसे क्या बोला जाता है, जाड्या बोला जाता है। जो भील पुरुषों द्वारा सापा पर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी होती है, उसे क्या बोला जाता है, जाड्या बोला जाता है। खोइतू या लंगोटी क्या बोला जाता है, खोइतू या लंगोटी है, उसे बोला जाता है भील पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, क्या कहलाता है, खोइतू या लंगोटी कहलाती है। भील पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है आपका, खोइतू या लंगोटी कहलाता है। अब हम बात करें सिंदूरी के बारे में। सिंदूरी जो वस्त्र है, भील महिला द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी होती है, उसे क्या बोला जाता है, आपके भील की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा लाल रंग की साड़ी जो पहनी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, सिंदूरी कहा जाता है। अब हम बात करें पीरिया नामक, पीरिया जो वर्ड है, भील महिला द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का जो वस्त्र है क्या कहलाता है, पीरिया कहलाता है। पीरिया जो वर्ड है, वस्त्र है, भील महिलाओं द्वारा जो पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र है, उसे क्या बोला जाता है, पीरिया बोला जाता है। ठीक है, पीले रंग का वस्त्र है, भील की महिलाओं द्वारा कौन सा पहना जाता है, वह क्या कहलाता है आपका, पीरिया कहलाता है। अब अगला शब्द है आपका कछाव या कछाबू। कछाव या कछाबू जो है, भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लाल व काले रंग का घाघरा है, क्या कहलाता है आपका, कछाबू कहलाता है। ये याद रखना आपको, लाल व काले रंग का घाघरा क्या कहलाता है, कछाबू कहलाता है। अब आगे हम बात करें ओढ़नी के बारे में। भील ओढ़नी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, भील विवाहित महिलाओं द्वारा ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, जवारबाद की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, भील, ये कौन सी है आपकी, भील की विवाहित महिलाएं। सबसे पहले हम बात कर लें भील विवाहित महिलाओं द्वारा कौन कौन सी ओढ़नियां पहनी जाती है, ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, एग्जाम में पूछा गया है ये। भील विवाहित महिलाओं द्वारा ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, जवारबाद की ओढ़नी, जाम साई साड़ी, ये पहनी जाती है। आपको याद रखना है, ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, तीन ओढ़नियां होगी, और चौथी आपकी है जवारबाद की ओढ़नी। यानी ताराबाद, केरीबाद, लहरबाद और जवारबाद। ठीक है, चार तो होगी आपकी ओढ़नी। अगली आती है आपकी जाम साई साड़ी है, जो आपकी है भील जो विवाहित महिला है उनके द्वारा पहनी जाती है। अब आगे हम अगर बात करें भील की अविवाहित महिलाओं के बारे में। भील की अविवाहित महिलाओं द्वारा, यानी कुंवारी जो कन्याएं हैं, उनके द्वारा चिरम भात ओढ़नी, पावली भात ओढ़नी या कटकी ओढ़ी जाती है। यानी जो चिरम भात ओढ़नी, पावली भात ओढ़नी और कटकी है, वह आपके किसके द्वारा पहनी जाती है, जो भील की अविवाहित महिलाएं यानी कुंवारी कन्याएं हैं उनके द्वारा पहनी जाती है। कौन कौन सी याद रखनी है आपको अविवाहित महिलाओं के बारे में, चिरम भात ओढ़नी, पावली भात ओढ़नी और कटकी है, वो आपकी भील महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, आपको बताना है। भीलों में जो छेड़ा फाड़ना एक प्रोसेस होती है, वह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। भीलों में छेड़ा फाड़ना है, जो तलाक होता है उसकी प्रोसेस को बोला जाता है, भीलों में छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करें 26 नंबर क्वेश्चन। वह कहता है आपका, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है। यानी आपको बताना है भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है महुआ है, जो इस वृक्ष का प्रयोग है पेय पदार्थ हेतु या शराब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आपको रखना महुआ का यूज किया जाता है।
आगे हम बात करें भीलों की अन्य कुछ प्रथाएं हमें गिवन है, ठीक है। गोलड़ प्रथा, नात्रा लाई हुई स्त्री के साथ आए हुए बच्चे गोलड़ कहलाते हैं, ठीक है। गोलड़ कौन कहलाते हैं? नात्रा लाई हुई स्त्री के साथ आए हुए बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलड़ कहलाते हैं। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि प्रथा है। नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? झगड़ा राशि कहलाती है। नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? आपकी झगड़ा राशि कहलाती है। गोलड़ के बारे में याद रखना है, नात्रा यानी नात्रा लाई हुई स्त्री के साथ आए हुए बच्चे क्या कहलाते हैं? गोलड़ कहलाते हैं। झगड़ा राशि की हम बात करें, नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? आपकी झगड़ा राशि कहलाती है। अब आगे के पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करें। आगे का पॉइंट आपका मायस, अगले का वर्ड आपका मायस। नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा चुकाई जाने वाली राशि, अनाज, पशु जिस परिवार में लड़की जन्मी हो उसको देई, यानी मायस जो पड़ता है नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा, नात्रा करने वाले पुरुष द्वारा चुकाई जाने वाली राशि, अनाज या पशु जिस परिवार में लड़की जन्मी हो उसको दे होता है ये मायस, ठीक है। अब हम आगे बातें आगे की प्रथा के बारे में। मोर बांधिया, क्रय विनिमय, अपहरण, शाली व दिव्य विवाह आदि प्रथाएं प्रचलित है। मोर बांधिया प्रथा, क्रय विनिमय, अपहरण, शाली, देवर विवाह आदि प्रथाएं इनमें प्रचलित है। अब हम आगे बात करें हाथीवेड़ो। अब हम आगे बात करें हाथीवेड़ो। हाथीवेड़ो विवाह की प्रथा जिसमें पवित्र वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं उसे बोला जाता है हाथीवेड़ो बोला जाता है। यानी जो भीलों की प्रथा है एक हाथीवेड़ो, हाथीवेड़ो में क्या होता है? एक विवाह की प्रथा है जिसमें पवित्र वृक्ष होते हैं उसके समक्ष क्या है? फेरे लिए जाते हैं। तो कौन कौन से वृक्ष हैं? बांस है, पीपल है और सागवान है। हाथीवेड़ो प्रथा क्या होती है? विवाह की एक वह प्रथा है जिसमें पवित्र वृक्ष है उसके समक्ष क्या है? फेरे लिए जाते हैं। तो कौन सा वृक्ष होते हैं? आपके बांस होते हैं, पीपल होते हैं, सागवान होते हैं। उस प्रोसेस है उसके समक्ष जो फेरे लिए जाते हैं उसे बोला जाता है हाथीवेड़ो बोला जाता है। अब हम बात करें आगे छेड़ा फाड़ना। भील पुरुष द्वारा भील स्त्री को दिया जाने वाला तलाक की प्रथा को क्या बोला जाता है? छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना है भील पुरुष द्वारा भील स्त्री को, भील पुरुष द्वारा भील स्त्री को दिए जाने वाले तलाक की प्रथा है क्या कहलाती है? आपकी छेड़ा फाड़ना कहलाती है। आपको याद रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, छेड़ा फाड़ना किसे बोलते हैं? जो तलाक की प्रथा होती है उसको छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। आगे आपको याद रखना है, विवाह में लड़के के पिता द्वारा कन्या को मूल्य देना पड़ता है उसे दापा कहा जाता है। तो विवाह में जो लड़का होता है उसके पिता द्वारा कन्या को मूल्य देना पड़ता है तो उसे क्या बोला जाता है? दापा कहा जाता है। यानी जो लड़का है लड़की को क्या तत्व होता है? जो कुछ राशि है, कुछ कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है, उसे क्या बोला जाता है? दापा बोला जाता है। अगला है आपका, इनमें गोल गधेड़ो प्रथा प्रचलित है जिसमें युवक साहस के कार्य द्वारा शादी के लिए युवती का चयन करता है। जो भील है उनमें गोल गधेड़ो प्रथा एक प्रचलित है जिसमें युवक साहस के कार्य द्वारा शादी के लिए युवती का चयन करता है। उस प्रोसेस को आपको गोल गधेड़ो बोला जाता है। अब बात करें अपन लोकगीत सुवटियों, केवल स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। जो लोकगीत इसमें है सुवटियों है, भील जनजाति द्वारा गाया जाता है, और हमसिडो है जो भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लोकगीतों के बारे में। सुवटिया लोकगीत है और हमसिटो लोकगीत है, ये भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। जो सुवटियो गीत है वह सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों द्वारा ही इसका गायन किया जाता है। अब हम बात करें हमसिडो गीत है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों इसमें भाग लेते हैं। यानी जो आपका युगल नृत्य है हमसिडो है, जो आपका लोकगीत है, युगल लोकगीत है, स्त्री और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा इसका गायन किया जाता है। अब बात करें आगे, भील के लिए महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है। ये इससे बनी शराब का सेवन करते हैं। जो भील जनजाति है उनके लिए महुआ वृक्ष का क्या है? विशेष महत्व है। ये क्या होता है? महुआ वृक्ष से बनी हुई शराब का क्या है? सेवन करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों गौरी नृत्य है जो भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य किया जाता है। भीलों के नृत्य के बारे में अगर हम डिस्कस करें, भीलों के नृत्य कौन से हैं? मेरे प्यारे साथियों गेर है जो होली के अवसर पर किया जाता है। गौरी है यानी गेर नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। गौरी नृत्य जिसे हम राई नृत्य भी इसे बोलते हैं। नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य, ये भील जनजाति के नृत्य हैं। नेजा, हाथीमना, ढोल, शिकार, मोरिया, युद्ध, द्विचक्री, भंगोरिया, घुमरा और लाडी नृत्य ये भील जनजाति के नृत्य हैं। आपको याद रखना, गेर है जो होली के अवसर पर किया जाता है। गंवरी जिसे हम राई नृत्य भी बोलते हैं। नेजा, हाथीमन्ना,
ढोल, शिकार, मोरिया, युद्ध, द्विचक्री, भंगोरिया, घुमरा, लाडी नृत्य, ये सभी नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भील जनजाति के नृत्य हैं। अब हम बात करें गंवरी नृत्य, जिसे हम राई नृत्य भी बोलते हैं। गंवरी नृत्य जिसे हम राई नृत्य भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें। मेवाड़ क्षेत्र के भीलों के केवल पुरुषों द्वारा सावन भाद्रपद माह में किया जाने वाला नृत्य लोक नाट्य, जिसको पार्वती की पूजा व शिव भस्मासुर कथा से संबंध करते हैं। ये नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से सवा माह यानी 40 दिन तक ये चलता है। ठीक है, यानी मेवाड़ क्षेत्र के भीलों के केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो ये नृत्य है, जिसमें पार्वती की पूजा एवं शिव भस्मासुर कथा से संबंध है, ये नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से सवा माह यानी 40 दिन तक ये चलता है। गंवरी या राई नृत्य, इसका संबंध किससे है? मेवाड़ क्षेत्र से। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पार्वती की पूजा, शिव भस्मासुर कथा से संबंध है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर सवा माह यानी 40 दिन तक यह चलता है। अब हम आगे बात करें 28 के बारे में। इसमें पूछा गया है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये किसका है? जो भील जनजाति है, इसका क्या है? रणघोष है। फायरे फायरे जनजाति है, किस जनजाति का रणघोष है? तो किसका है? भील जनजाति का रणघोष है। अब बात करें हम 29 नंबर क्वेश्चन में, वो कहता है आपका पाल किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भीलों की जो बस्ती होती है उसे क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। 29 हमने डिस्कस कर लिया, 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन कहता है आपका गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो यह क्या होता है? भील जनजाति है, उसका नेता होता है, उसे क्या बोला जाता है? गमेती कहा जाता है। गमेती है, किस जनजाति के नेता को बोला जाता है? तो भील जनजाति का नेता होता है, उसे क्या बोला जाता है? गमेती बोला जाता है। अब हम बात करें भीलों का राजनीतिक संगठन के बारे में। भीलों का राजनीतिक संगठन कैसा है उसके बारे में हम बात करें। इसकी मूल इकाई होती है, उसे क्या बोला जाता है? परिवार ही बोला जाता है। ठीक है, छोटा गांव यानी अनेक परिवारों का समूह होता है, एक छोटा गांव है, उससे क्या बोला जाता है? फला बोला जाता है। अगर बड़ा गांव है, अनेक फला का समूह है, उसे बोला जाता है आपको पाल बोला जाता है। बड़ा गांव है और पाल या पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है आपका? गमेती, पालवी या क्या कहलाता है आपका? पालजी कहलाता है। यानी पंचायत है या पाल है, उसका मुखिया क्या कहलाता है आपका? गमेती, पालवी या पालजी कहलाता है। याद रखना आपको, गमेती, पालवी या पालजी कहलाता है। ठीक है, एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया को तद्वी या वसाऊ कहा जाता है। एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्वी व वसाऊ कहा जाता है। तद्वी या वसाऊ कहा जाता है। आगे हम बात करें फायरे फायरे भीलों का क्या है? एक रणघोष है, हमने पढ़ लिया। फायरे फायरे है जो क्या है? भीलों का एक क्या है? रणघोष है। मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। इसमें जो मार्गदर्शक होते हैं उसे क्या बोला जाता है? बोलावा कहा जाता है। मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाले को भगत कहा जाता है। इसमें जो धार्मिक संस्कार है उनको संपन्न कराने वाले को क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। झाड़ फूंक का कार्य करने वाले को भोपा कहा जाता है। जो झाड़ फूंक का कार्य करने का वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है। आगे हम बात करें 31 के बारे में। राजस्थान में उदरिया पंथ है, किसमें प्रचलित है? यह आपके भील जनजाति में इसमें प्रचलित है। राजस्थान में उदरिया पंथ है जो भील जनजाति है उसमें प्रचलित है। अब हम बात करें 32 क्वेश्चन के बारे में। तो 32 क्वेश्चन कहता है आपका मेवाड़ में मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। तो आपके जो केसरीनाथ जी हैं, ऋषभ देव जी हैं, आदिनाथ जी हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के क्या है? कालाजी हैं, कालाजी कहलाते हैं। ठीक है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी केसरीनाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी, ये तीनों के तीनों यानी केसरीनाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी क्या है? आपके भीलों के क्या है? कालाजी हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भील है, उनके कालाजी हैं जो केसरीनाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी हैं। यानी उपयुक्त सभी इसमें से होंगे। ऑप्शन डी आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें 33rd क्वेश्चन के बारे में। वह कहता है आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो मेरे परिवार साथियों, बेणेश्वर मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेला को कहते हैं। अब हम बात करें इसकी थ्योरी के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, भीलों की सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रमुख मेले हैं। तो भीलों के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो जो बेणेश्वर मेला है जो आपके कहाँ भरा जाता है? डूंगरपुर में भरा जाता है। बेणेश्वर मेला कहाँ भरा जाता है?
डूंगरपुर में भरा जाता है। माघ पूर्णिमा को यह मेला बढ़ते हैं, इसे आदिवासियों का मेला या बिलों का कुंभ भी कहा जाता है। ये मेला कब भरा जाता है? माघ पूर्णिमा को भरा जाता है, इसे आदिवासियों का मेला या बिलों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर मेला कहाँ भरा जाता है? डूंगरपुर में भरा जाता है, माघ पूर्णिमा को भरा जाता है, इसे आदिवासियों का या बिलों का कुंभ भी कहते हैं। सेकंड है अपना घोटिया अम्बा मेला, जो बांसवाड़ा में जिसका आयोजन होता है, ये चैत्र मास में बढ़ता है। घोटिया अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है? बांसवाड़ा में बढ़ता है, चैत्र मास में यह बढ़ता है। ठीक है, घोटिया अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है? आपको याद रखना है, बांसवाड़ा में, वो चैत्र मास में यह बढ़ता है। आगे हम बात करें ऋषभ देव जी का मेला, जिसे हम केसरिया जी या कालजे बोलते हैं, जो धुले उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। आपको याद रखना है, ऋषभ देव मेला या केसरिया जी या कालजी का मेला, ऋषभ देव मेला या केसरिया जी या कालजी का मेला धुले उदयपुर में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? धुले उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। अब अगला जो आपका मेला है गौतम मेला, जो अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। आपको ध्यान रखना है, गौतमेश्वर मेला है कहाँ बढ़ता है? अरनोद प्रतापगढ़ में यह बढ़ता है। ठीक है, आगे के हम थ्योरी के बारे में हम बात करें, आगे की थ्योरी इसकी क्या कहती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे है इसकी देवता प्रकृति पूजक शिव, बेणेश्वर और भैरव जी हैं। यानी देवता कौन है? प्रकृति को पूजने वाले हैं, प्रकृति पूजक भी हैं, शिव, बेणेश्वर और भैरव जी हैं। यानी जो बेणेश्वर में जो मेला बढ़ता है, शिव की आराधना में भरा जाता है, आपको ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करें लोक देवता, धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी, गोराजी, केसरीनाथ जी और खाकल देव जी, गोविंद गुरु, लसुड़िया माँ जी। ये इंपॉर्टेंट आपको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब बात करें अपन टोटम चिन्ह, भील गोत्र का संबंध टोटम से जोड़ते हैं, जो एक प्राकृतिक वस्तु का चिन्ह होता है, जो इनकी मान्यता के अनुसार हर विपत्ति से बचाता है। ये टोटम को अपना कुल देवता भी मानते हैं। यानी आपको ये भी याद रखना है, टोटम चिन्ह है, भील गोत्र का संबंध टोटम से जोड़ते हैं, जो एक प्राकृतिक वस्तु का चिन्ह होता है। जो टोटम क्या है? एक प्राकृतिक वस्तु होती है, नेचुरल जो चीज होती है, उसका एक चिन्ह होता है, जो इनकी मान्यता के अनुसार विपत्ति से बचाता है। यानी जो टोटम चिन्ह है, एक प्राकृतिक वस्तु का चिन्ह होता है, ये क्या करता है? हर विपत्ति से बचाने इनकी मान्यता है। यानी ये इनका अजम्पशन है कि यह एक विपत्ति से बचाता है। ये टोटम को अपना कुल देवता भी मानते हैं। यानी आपको टोटम चिन्ह है, इनको अपना कुल देवता भी यह मानते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें आमजा केरड़ा माता उदयपुर में, इसे भील कुलदेवी भी मानते हैं। आमजा केरड़ा माता कहाँ पे है? आपको ये याद रखना है, आमजा केरड़ा माता कहाँ है? उदयपुर में है। भील की कुलदेवी इन्हें माना जाता है। आमजा और केरड़ा माता कहाँ पे है? उदयपुर में। ये याद रखना आपको, भीलों की कुलदेवी से माना जाता है। अब हम बात करें आगे, केसरियानाथ जी, काला जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी की चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी याद रखना आपको, केसरीनाथ जी, काला जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी की चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील कभी क्या है? झूठ नहीं बोलते। इनको चढ़ाई हुई जो केसर है, उसका पानी पीकर भील कभी भी क्या है? झूठ नहीं बोलते। केसरीनाथ जी, काला जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी, इनको चढ़ाया जाता है केसर का पानी। आगे हम बात करें मोताणा प्रथा व मृत्यु भोज या काटा प्रथा प्रचलित है। मोताणा प्रथा, मृत्यु भोज और काटा प्रथा प्रचलित है। इनमें कौन कौन सी प्रथा प्रचलित है? मोताणा प्रथा, मृत्यु भोज, जिसे काटा प्रथा भी बोला जाता है, ये इनमें क्या प्रचलित है? बिलों की प्रथाएं याद रखनी है आपको, मोताणा प्रथा, ठीक है, मृत्यु भोज जिसे काटा प्रथा भी बोला जाता है, ये इनमें प्रचलित है। आगे हम बात करें भील समाज में सामाजिक सुधार और जागृति उत्पन्न करने का कार्य करने वाले संत मावजी, सूरमल दास जी, ठीक है, गुरु गोविंद जी थे, जिन्होंने भगत पंथ व सभा की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत जिन्हें बावजी भी बोला जाता है, उन्होंने एक ही आंदोलन की स्थापना की थी। भोगीलाल पांड्या और माणिकलाल वर्मा ने किया है। ठीक है, अब ये भी आपको याद रखना है, किन किन का संबंध भील में सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया उन्होंने। अब बात है भील में सामाजिक सुधार एवं जागृति उत्पन्न करने का कार्य करने वाले कौन थे? संत मावजी थे। पहले आपको याद रखना है, संत मावजी थे। और सूरमल दास जी थे ना, सूरमल दास जी जिन्होंने रामादल पंथ की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, सूरमल दास जी उन्होंने क्या है? रामादल की स्थापना की थी। भीलों में सामाजिक सुधार में इन्होंने अहम रोल निभाया था। सूरमल दास जी रामादल की स्थापना की। और गुरु गोविंद गिरी जी थे, जिन्होंने भगत पंथ व समसभा की स्थापना की थी। गुरु गोविंद गिरी थे, उन्होंने भगत पंथ व समसभा की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत, जिन्हें बावजी भी कहा जाता है, उन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? जिन्हें बावजी भी कहा जाता है, एक ही आंदोलन से इनका संबंध है। भोगीलाल पांड्या,
और माणिक्यलाल वर्मा, ये किससे संबंधित है? भील के सामाजिक सुधार जागृति उत्पन्न करने वाले ये लोग थे। अब बात करें अपन अगला, भराड़ी। भील जनजाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के भित्ति चित्र होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? भराड़ी बोला जाता है। अब आपको याद रखना, भराड़ी भील जनजाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के भित्ति चित्र होते हैं, उन्हें भराड़ी बोला जाता है। यानी भील जनजाति के जो विवाह होते हैं उस अवसर पर जो लोक देवी के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भराड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, भील जनजाति विवाह के समय मंडप की सजावट आम के पत्तों से करती है, ये भी आपको याद रखना है। यानी भील जनजाति का विवाह होता है उस समय मंडप की सजावट है आम के पत्तों से की जाती है। अब हम बात करें उदरिया पंथ के बारे में। जयसमंद झील व उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले भीलों से संबंधित अतिमार्गी पंथ है, उसे उदरिया पंथ बोला जाता है। यानी उदरिया पंथ है भील जनजाति से संबंधित है, इसका उदयपुर झील है तो उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले भील से संबंधित एक अतिमार्गी पंथ है, उसे बोला जाता है उदरिया पंथ बोला जाता है। उदरिया पंथ का संबंध किससे है? भील जनजाति से संबंधित है। ये जयसमंद झील है उसके नजदीक ही क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम आगे बात करें 34 क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथी 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। आपको बताना है तो वह कौन सी कहलाती है? चीमता कहलाती है। भील जनजाति है उसके द्वारा जो पहाड़ी की ढालों पर की जाने वाली स्थानांतर कृषि है उसे चीमता कहा जाता है। अब हम बात करें भीलों का आर्थिक जीवन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, आदिम कृषि कार्य, पशुपालन, शिकार, वनोत्पाद, मजदूरी पर जीवन निर्भर है इनका। ठीक है, यानी कृषि कार्य, पशुपालन, शिकार, वन का उत्पाद और मजदूरी पर इनका जीवन निर्भर रहता है। भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती है उसे वालरा कहते हैं। यानी पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि को क्या बोला जाता है? चीमाता बोला जाता है। और जो स्थानांतरित कृषि है उसे, जो प्लेन एरिया में, समतल एरिया में की जाती है, उसे वालरा कहते हैं। पहाड़ी ढलानों पर वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? आपकी चीमाता कहलाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी जो प्लेन समतल पर इलाके हैं उनमें की जाने वाली खेती वालरा कहलाती है, और जो आपकी है अब हम आगे बात करें आगे पॉइंट के बारे में। मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। मैदानी भागों में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसे दजिया कहा जाता है। भीलों द्वारा शिकार में प्रयुक्त बाण दो प्रकार के होते हैं जिन्हें बोला जाता है हरियो और रोबदो। यानी आपको ये भी याद रखना है, भीलों द्वारा शिकार में एक दो प्रकार के बाण हैं उनका प्रयोग किया जाता है। शिकार करते समय दो प्रकार के बाण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उसका एक का नाम है आपका हरियो और दूसरे का नाम क्या है? रोबदो। ठीक है, हरियो और रोबदो नामक दो बाण हैं उनका प्रयोग किया जाता है भीलों द्वारा शिकार करने में। हरियो और रोबदो, दो वर्ड आपको याद रखने हैं, हरियो और रोबदो। ठीक है, थोड़े वर्ड हैं, बार बार इसको रिपीट करें तो याद हो जाएंगे, हरियो और रोबदो। अब आगे बात करें, भीलों द्वारा पक्षियों को पकड़ने में प्रयुक्त फंदे को फटकिया कहा जाता है। यानी जो भीलों द्वारा है पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा का यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? फटकिया कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना। अच्छी आपको ना थ्योरी इसके बारे में देखने को मिल रही है। अगर नए क्वेश्चन देखने को मिले आपको तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, फटकियो क्या होता है? पक्षियों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त फंदा होता है उसे बोला जाता है। हरियो और रोबदो क्या है? आपका भीलों द्वारा दो बाण है उनका प्रयोग किया जाता है, हरियो और रोबदो। ठीक है, दजिया कृषि है जो मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है उसे दजिया बोला जाता है। चीमाता होता है जो पहाड़ी ढालों में या वनों को काटकर जो किया जलाकर कृषि की जाती है उसे चीमाता बोला जाता है। और है भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वो आपका वालरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करें 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 35 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है गरासिया जनजाति? तो आपके कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके सिरोही में पाई जाती है। मीणा तथा भीलों के पश्चात जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको ये याद रखना है, मीणा सबसे ज्यादा, उसके बाद वीर, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी गरासिया जनजाति है। सिरोही की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली, उदयपुर की गोगुंदा, तो कोट तहसीलों में यह निवास करती है। आपको याद रखना है
गरासिया जनजाति है जो सिरोही का आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील है उसमें निवास करती है। सिरोही कौन सा है, आबू रोड है, और कौन सी है, पिंडवाड़ा तहसील है। अब बात करें हम पाली जिले की, तो पाली की बाली में पाई जाती है ये गरासिया जनजाति आपको देखने को मिलती है। पाली की कौन सी है, बाली है, और उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा है। उदयपुर की कौन सी है, गोगुंदा और कोटड़ा तहसीलों में ये निवास करती है। गरासिया जनजातीय क्षेत्र के बारे में याद रखना आपको, सिरोही का आबू रोड और पिंडवाड़ा, पाली जिले की बाली और उदयपुर का है गोगुंदा और कोटड़ा तहसील में ये निवास करती है। इनके घर को घेर कहा जाता है और गांव को क्या कहा जाता है, फलिया कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, जो आपका गरासिया जनजाति है उसके घर को क्या बोला जाता है, घेर बोला जाता है, और गांव को फालिया बोला जाता है। घर को क्या बोला जाएगा, घेर बोला जाएगा। घर से क्या बन रहा है, घेर बन रहा है, और गांव को क्या बोला जाता है, जो गरासिया का पूरा गांव होता है उसको बोला जाता है फालिया बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नई नई चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, आबू रोड का भाखड़ क्षेत्र गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। आपको याद रखना है, आबू रोड का जो भाखड़ क्षेत्र है, आबू रोड का जो भाखड़ क्षेत्र है गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। आबू रोड का भाखड़ क्षेत्र गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है तथा नक्की झील माउंट आबू में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। यानी गरासिया जनजाति के लोग हैं, नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है उसमें अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन करते हैं। ठीक है, नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू में, यह याद रखनी है आपको। ये अपनी उत्पत्ति चौहान राजपूत से मानते हैं, यानी गरासिया जनजाति है अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानती है, राजपूत, चौहान राजपूत से मानती है। गरासिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। गरासिया को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। गरासिया है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। ठीक है, गरासिया जो पूरी जनजाति है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो भील गरासिया होते हैं और क्या होता है दूसरा गमेती गरासिया होते हैं। आप याद रखना, ठीक है, क्लियर है। एक अन्य वर्ग राजपूत गरासिया भी है, जो एक अन्य वर्ग है इसमें उसका नाम क्या है, राजपूत गरासिया भी है। ठीक है, दो कैटेगरी है, भील गरासिया, गमेती गरासिया और राजपूत गरासिया। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 36 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित है, जो आपके कहाँ प्रचलित है, तो मेरे प्यारे साथियों पहरावना और तन्ना विवाह प्रथा है जो आप क्या है, गरासिया जनजाति में प्रचलित है। पहरावना और तन्ना विवाह जो प्रचलित है वह आपकी गरासिया जनजाति में प्रचलित है। आपको याद रखना है, पहरावना और तन्ना विवाह प्रथा है जो किसमें प्रचलित है, आपके गरासिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, क्लियर है। ये आपको नई विवाह प्रथा को देखने को मिली है, पहरावना और तन्ना विवाह प्रथा आपके गरासिया जनजाति में आपको देखने को मिलती है। 37 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सामाजिक सरकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है, तो मेरे प्यारे युवा साथियों गरासिया जनजाति से यह संबंधित है। सामाजिक और सरकारी संस्था हेलरू, इसका संबंध किससे है, गरासिया जनजाति से इसका संबंध है। मेरे प्यारे साथियों आगे हम डिस्कस करें, आगे 38 क्वेश्चन के बारे में हम अगर डिस्कस करें, 38 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वह कहता है आपका गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। यानी गरासिया जनजाति है उसके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों गरासिया जनजाति गांव के मुखिया को सहलोत कहा जाता है, यानी गांव के जो मुखिया है उन्हें क्या कहा जाता है, सहलोत कहा जाता है। तब आगे हम बात करें गरासिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। गरासिया का सामाजिक संगठन, पितृसत्तात्मक व एकांकी परिवार होते हैं, यानी इसमें पितृसत्तात्मक परिवार है और आपका क्या है, एकांकी परिवार इसमें होते हैं। ठीक है, मोर बंदिया, तानना, पहरावना विवाह इसमें प्रचलित है, यानी जो गरासिया है उसमें मोर बांधिया, तानना और तानना और पहरावना विवाह प्रचलित है। आपको विवाह प्रथा कौन कौन सी प्रचलित है, पहरावना, तारना और मोर बांधिया विवाह है, इसमें विवाह प्रथा इसमें क्या प्रचलित है। ठीक है, पहरावना और तानना और तन्ना प्रथा थी वो जो आपने पढ़ी, याद रखना आपको पहरावना, मोर बांधिया और तानना प्रथा है जो किसमें प्रचलित है, गरासिया जनजाति में प्रचलित है। अब हम बात करें सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 वर्गों में इन्हें विभक्त किया गया है। एक तो है मोटी नियात, नेन की नियात और निचली नियात। आपको याद रखना है गरासिया जनजाति है इन्हें 3 वर्गों में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। पहली आपकी कौन सी आती है, 3 कैटेगरी में इन्हें विभक्त किया गया है। पहली कैटेगरी है मोटी नियात, नेन की नियात और निचली नियात। 3 कैटेगरी याद रखनी है, मोटी नियात, नेन की नियात और निचली नियात। वापस रिपीट करेंगे हम, मोटी नियात, नेन की नियात और निचली नियात। वर्ड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यानी गरासिया जनजाति का
किस आपके कैटेगरी में इनको विभक्त नहीं किया गया है, तो आपको दे सकता है मोटी नियत, नींद की नियत और निचली नियत। आपको पूछ सकता है, अगला पॉइंट है, पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है, यानी ग्रासिया पंचायत है उसका मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ग्रासिया पंचायत है उसका मुखिया सहलोत कहलाता है। अगला है आपका, ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा परंपरागत मुखिया पटेल कहलाता है। जो ग्रासिया समुदाय है, कम्युनिटी है, उसका सबसे बड़ा परंपरागत मुखिया होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका पटेल कहलाता है। पंचायत का मुखिया तो आपको याद रखना सहलोत कहलाता है, लेकिन ग्रासिया कम्युनिटी है उसका सबसे बड़ा परंपरागत मुखिया, यानी जो आपकी कस्टम चली आई है, परंपरा चली आई है, उसका मुखिया पटेल कहलाता है। अब हम बात करें गरासी जनजाति के पहनावे के बारे में। अगर गरासी जनजाति के पहनावे के बारे में हम बात करें, पुरुषों द्वारा धोती कमीज व सिर पर साफा पहना जाता है। आपको बस इतना ही याद रखना है, पुरुषों द्वारा धोती कमीज व सिर पर क्या है, साफा पहना जाता है। महिला द्वारा गहरे रंग के तड़क भड़क वाले कपड़े पहने जाते हैं। इन जो गरासी जनजाति की महिलाएं हैं, उनके द्वारा गहरे रंग के तड़क भड़क वाले कपड़े इनके द्वारा पहने जाते हैं। महिलाएं ललाट और ठोडी पर गोंदना गुदवाती है। जो उसका ललाट है, उनकी ठोडी है, उसके ऊपर है गोंदना गुदवाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इतनी, आपको अगर याद करें तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। गरासिया लोग शिव, भैरव और दुर्गा के उपासक होते हैं। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो गरासी जनजाति के लोग हैं, शिव और भैरव और दुर्गा के क्या होते हैं, उपासक होते हैं। कौन कौन से देवता के हैं, शिव के, भैरव के और दुर्गा के उपासक होते हैं। मृत्यु भोज यानी कांदिया प्रथा इनमें प्रचलित है। यानी गरासी जनजाति है उसमें जो मृत्यु भोज प्रथा, जिसे अपन कांदिया प्रथा बोलते हैं, उसका इसमें प्रचलन हमें देखने को मिलता है। यानी मृत्यु भोज या जिसे हम कांदिया प्रथा भी बोलते हैं, इसका प्रचलन गरासिया समुदाय में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करें हेलरू, गरासी जनजाति के विकास के लिए कार्य करने वाली सरकारी एक संस्था है, उसे क्या बोला जाता है, हेलरू बोला जाता है। हेलरू वह संस्था है जो गरासी जनजाति के विकास के कार्य करने वाली एक क्या है, सहकारी संस्था है। हेलरू संस्था का संबंध किससे है, गरासी जनजाति से है। गरासी जनजाति का विकास करने वाली एक क्या है, सहकारी संस्था है। हुर्रे, मृतक की याद में बनाया गया मिट्टी का स्मारक होता है, वह क्या कहलाता है, हुर्रे कहलाता है। गरासी जनजाति होती है, मिट्टी का स्मारक होता है, हुर्रे क्या कहलाता है, ग्रासीय जनजाति का कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में बनाया गया मिट्टी का स्मारक होता है, उसे क्या बोला जाता है, हुर्रे बोला जाता है। अब हम बात करें आगे, मोर गरासीय जनजाति का आदर्श पक्षी है। जो मोर अपना देश का राष्ट्र पक्षी है, वह भी क्या है, गरासीय जनजाति उसका एक क्या है, आदर्श पक्षी है। मोर है जो क्या है, गरासीय जनजाति का एक क्या है, आदर्श पक्षी है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, गरासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है, यानी गरासी जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य इसमें किए जाते हैं, आपको बताना। 39 नंबर क्वेश्चन आपका, जो आपका वाला नृत्य है, कूद नृत्य है, लूर नृत्य है, वह आपका किसके द्वारा किया जाता है, गरासी जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी गरासी जनजाति नृत्य कौन कौन से हैं, वालर है, कूद है, लूर है। जो नेजा नृत्य है वह आपका गरासी जनजाति का नृत्य नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, वालर है, लूर है और क्या, कूद है। ठीक है, अब हम बात करें गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य मेले के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। वालर नृत्य, गरबा नृत्य और गेर नृत्य। 3 नृत्य पहले हम याद कर रहे हैं, वालर, गरबा और गेर। कौन कौन से हैं, वालर है, गरबा है, गेर है। यानी 3 नृत्य हमने याद करें, वालर, गरबा, गेर, ये तीनों किसके हैं, गरासिया के। मोरिया, गोर और लूर, मोरिया, गोर, उलूर, ये भी किसके हैं, गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। मोरिया, गोर, उलूर, मोरिया, गोर, उलूर। वापस रिपीट करें, वालर, गरबा, गेर, ये किसके हैं, गरासिया जनजाति के। वालर, गरबा, गेर, मोरिया, गोर, उलूर। कूद, जवारा और मादल, अगले 3 कौन से हैं, कूद, जवारा और मादल। कूद, जवारा और मादल, घूमर, रंगल खंगल और बेला नृत्य। फिर 3 याद कीजिए आप, घूमर, रंगल खंगल और बेला नृत्य। घूमर, रंगल खंगल और बेला नृत्य, इनको 3-4 बार रिपीट करोगे, आपको आपके दिमाग में एक आइडिया बनता रहेगा, इमेज बन जाएगी आपके, तो याद हो जाएंगे। वालर, गरबा, गेर, वालर, गरबा, गेर, मोरिया, गोर, लूर, कूद, ज्वारा, मादल, घूमर, रंगल खंगल और बेला नृत्य आदि। ठीक है, प्रमुख मेले की अब हम बात करें, गरासी जनजाति द्वारा कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। मनखारो मेला चौपानी गुजरात में, अंबाजी का कोटेश्वर मेला, चैत्र विचित्र मेला कोटड़ा, गणगौर गौर अंजारी का मेला, सार्केश्वर मेला। गरासिया युवक मेलों में अपने जीवन साथी का चयन करती है, ये आपको याद रखना है। मेले की हम बात करें अपन, मनखारो मेला है जो चौपानी गुजरात में भरा जाता है। मनखारो मेला कहाँ भरा जाता है, चौपानी गुजरात में भरा जाता है। अंबाजी का मेला, अंबाजी का कोटेश्वर मेला,
अंबाजी का कोटेश्वर मेला, अंबाजी का कोटेश्वर मेला, चैतर विचित्र मेला कोटड़ा, गणगौर गोर अंजारी का मेला, सांडगेश्वर मेला। गरासिया युवक मेलों में अपनी जीवन साथी का चयन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गरासिया युवक होते हैं, वो अपनी जीवन साथी का चयन मेलों में करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो ये किसका है? ग्रासीय जनजाति का है। ठीक है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो ग्रासीय जनजाति का है। अब हम बात करें ग्रासीय का आर्थिक जीवन किस प्रकार था, उसके बारे में हम डिस्कस करें। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी काटने एवं वनोत्पाद के वितरण पर आधारित है। ठीक है, हरी बावरी ग्रासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि का एक रूप है। जो हरी बावरी है ग्रासियों द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक कृषि है, उसका ही एक क्या रूप है? तो आपको याद रखना है, हरी बावरी है ग्रासियों द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक कृषि का एक क्या है? रूप है। ठीक है, अगला है सोहरी, अनाज संग्रह करने के लिए कोठियां जो होती थी इन जो ग्रासीय समुदाय में, उसे क्या कहा जाता है? सोहरी। अनाज संग्रह करने की जो कोठियां होती है उसे क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। ग्रासीय समुदाय द्वारा अनाज संग्रह करने की जो कोठियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। अच्छे वर्ड हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे हम बात करें 41 के बारे में। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सहरिया जनजाति को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी है? सहरिया जनजाति को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करें 42 क्वेश्चन के बारे में। तो 42 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की सहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, सहरिया जनजाति इसमें निवास करती है। राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से 12 जिले के सहबाद और किशनगंज तहसील है उसमें निवास करती है? तो सहरिया जनजाति इसमें निवास करती है। ठीक है, अब हम बात करें सहरिया जनजाति के फैक्ट के बारे में। तो सहरिया जनजाति है 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में निवास करती है। जो 12 जिला है उसकी किशनगंज जो है शाहबाद तहसील में यह क्या है? निवास करती है। 12 जिले का किशनगंज व शाहबाद तहसील आपको याद रखनी है, इसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। अब हम बात करें सहरिया फारसी के शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल होता है। जो सहरिया है फारसी भाषा का शब्द है, शहर से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है, सहरिया फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। अगला है आपका राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है। यानी राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति यानी प्रीमिटिव ट्रिबल ग्रुप यानी पीटीजी में शामिल किया गया है। वह कौन सी है? सहरिया जनजाति है। इनके घरों को टापरी या टोपा कहा जाता है। यानी सहरिया जनजाति है, इनके घरों को क्या कहा जाता है? टापरी व टोपा कहा जाता है। इनके घरों को कहा जाता है टापरी या टोपा कहा जाता है। टापरी और टोपा नाम से आपको याद रखना है। तो सहरिया जनजाति है, उनके घरों को टापरी या टोपा कहा जाता है। अब हम बात करें टोपा, गोपना और गोरुआ, पेड़ों पर बल्लियां पर बने मचान को टोपा, गोपना और कोरवा, पेड़ों पर या बल्लियों पर बने हुए मचान को है उनको बोला जाता है टोपा, गोपना और कोरवा है। पेड़ों पर बल्लियों पर बने हुए मचान है उनको कहा जाता है टोपा, गोपना और कोरवा। ये याद रखना, आपको 3 वर्ड याद रखना, टोपा, गोपना और कोरवा जो आपका है पेड़ों में बल्लियों पर बने हुए मचान को कहा जाता है। टापरी है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस की बनी होती है। जो टापरी है किससे बनी होती है? मिट्टी से और पत्थर से, लकड़ी है कि घास फूस से बनी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। ये भी याद रखना, टापरी किसे कहा जाता है? मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से या घास फूस से बनी होती है उसे कहा जाता है। आगे हम बात करें 43rd क्वेश्चन के बारे में। 43rd क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राजस्थान संस्कृति में खपटा क्या है? आपको बताना है राजस्थान की संस्कृति है उसमें खपटा इस्तेमाल किया जाता है। वह क्या है? सरियों का सापा है, सहरिया जनजाति है उसका सापा तो होता है, उसे आपका क्या बोला जाता है? खपटा बोला जाता है। राजस्थान संस्कृति में खपटा क्या है? तो सहरिया जनजाति है या उनके पुरुषों का एक साफा होता है उसे क्या बोला जाता है? खपटा बोला जाता है। सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करें, सहरिया जनजाति सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इनकी जो छोटी बस्ती होती है उसे क्या बोला जाता है? सहराना बोला जाता है। छोटी जो बस्ती होती है उसे क्या बोला जाता है? सहराना नाम से याद रखना आपको। छोटी बस्ती के लिए सहराना वर्ड यूज किया जाता है और गांव होता है पूरा पूरा उसको सहरोल बोला जाता है। यानी छोटी बस्ती के लिए सहराना और पूरे गाँव के लिए सहरोल कहलाता है। इनकी पंचायत के 3 स्तर इसमें, यानी सहरिया जनजाति है उनमें पंचायत के 3 स्तर पाए जाते हैं। पंचताई उनके नाम है, पंचताई
एकादशिया और चौरासिया, यानी पंचायत है इनकी, उनके 3 स्तर पाए जाते हैं। एक तो होता है पंचताई, एक होता है एकादशिया और वो दूसरा तीसरा क्या होता है चौरासिया। पंचताई, एकादशिया और चौरासिया, याद करो आप इस पंचताई, एकादशिया और चौरासिया। पंचताई, एकादशिया और चौरासिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद करना पड़ेंगे। 3 पंचायतें के स्तर है, पंचताई, एकादशिया और चौरासिया। इनमें चौरासिया है जो आपकी सबसे बड़ी पंचायत होती है, आपको याद रखना है। चौरासिया पंचायत है सबसे बड़ी पंचायत होती है। पंचायत का मुखिया कोतवाल कहलाता है। जो इनमें जिनकी पंचायत है, इन पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? आपका कोतवाल कहलाता है। पहनावा, पुरुषों द्वारा धोती कमीज जो सापा है, जिसे खपटा बोला जाता है, जो सापा है उसे क्या बोला जाता है? खपटा बोला जाता है। ये जो पहना जाता है। महिलाओं द्वारा घाघरा, लुगड़ी, लंबी बाह की कमीज, इसमें बहुपत्नी प्रथा व एकांगी परिवार प्रचलित है। लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। इसमें लाली मोरिया संस्कार है, विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। अब ये भी आपको याद रखना है, लीला मोरिया संस्कार है किससे जुड़ा हुआ है? विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। इसमें किससे जुड़ा हुआ है? लाली मोरिया संस्कार है जो सरे जनजाति की विवाह प्रथा है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 44 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन करता है अपना, शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सरिया जनजाति द्वारा शिकारी नृत्य का आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है शिकारी नृत्य है जो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करें कि सरिया जनजाति के प्रमुख मेले व नृत्य कौन कौन से हैं। अब हम बात करें सरिया जनजाति के प्रमुख मेले के बारे में, तो सीताबड़ी मेला 12 में केलवाड़ा के पास, कपिलधारा का मेला 12वां में भरा जाता है। यानी सरिया जनजाति प्रमुख मेला कौन सा है? सीताबड़ी का मेला है जो 12 जिले के केलवाड़ा में भरा जाता है। सीताबड़ी का मेला आपको याद रखना है 12 जिले के केलवाड़ा में भरा जाता है। और कपिलधारा का मेला है जो भी कहाँ है? 12 में भरा जाता है। यानी सीताबड़ी का मेला 12 के केलवाड़ा में और कपिलधारा का मेला है जो आपके 12 में भरा जाता है। अब हम बात करें सरिया जनजाति के नृत्य, तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है शिकारी और झेला नृत्य सरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। शिकारी और झेला, बिछवा और लहंगी, बिछवा और लहंगी, इंद्रपुरी और सांग, इंद्रपुरी और सांग और फांग नृत्य वह आपका सरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। दो दो की आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। शिकारी और जेला नृत्य हैं किसके द्वारा किया जाता है? सरिया जनजाति द्वारा। शिकारी और जेला, शिकारी और जेला, शिकारी और जेला, इस प्रकार आप बार बार रिपीट करें। बिछवा और लहंगी, बिछवा और लहंगी, बिछवा और लहंगी नृत्य, बिछवा और लहंगी नृत्य, बिछवा और लहंगी नृत्य। फिर आपको याद करना है इंद्रपुरी और सांग नृत्य, 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 और लास्ट आता है आपका फांग नृत्य। ठीक है, शिकारी झेला, बिछवा लहंगी, शिकारी झेला, शिकारी झेला, शिकारी झेला, बिछवा लहंगी, बिछवा लहंगी, बिछवा लहंगी, बिछवा लहंगी, इंद्रपुरी सांग, इंद्रपुरी सांग और फांग, इंद्रपुरी सांग और फांग, इंद्रपुरी सांग, इंद्रपुरी सांग और फांग। ठीक, ये नृत्य सरिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करें अगले के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में। वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं तथा मेरु भवानी में यह आस्था रखते हैं। यानी अपना गुरु किसे मानते हैं? वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। आपको याद रखना है वाल्मीकि ऋषि को ये क्या है? अपना कुल देवता मानते हैं। मेरु भवानी में ये क्या है? आस्था रखते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बात है वाल्मीकि ऋषि में आपको अपना कुल देवता मानते हैं, मेरु भवानी अपनी आस्था रखते हैं। दापा प्रथा, नात्र प्रथा और मृत्यु भोज प्रथा इसमें प्रचलित है। यानी दापा प्रथा, नात्रा प्रथा और मृत्यु भोज इसमें क्या है? प्रचलित है। दापा प्रथा, नात्रा प्रथा और मृत्यु भोज इसमें क्या है? प्रचलित है। इनकी सबसे कम साक्षरता दर है, यानी सरिया जनजाति की साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता दर इनमें पाई जाती है। अर्थव्यवस्था, स्थानांतरित कृषि, पशुपालन, वनोत्पाद एकत्रित करके मजदूरी में ये जीवन यापन करते हैं। यानी स्थानांतरित कृषि के द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा, पशुपालन के द्वारा, वनोत्पाद को एकत्रित करके या मजदूरी करके है अपना जीवन का यापन करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करें। 45 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है? तो मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये आपको बतानी है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति है जो राजस्थान में पाई जाती है, मीणा जनजाति है जो राजस्थान में पाई जाती है, डामोर भी है राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन खटी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। भील, मीणा, डामोर ये जनजाति राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करें 46 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाई जाती है। जो डामोर जनजाति है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। डामोर जनजाति के बारे में आपको याद रखना, कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाई जाती है। अब हम बात करें अगर 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन आपका, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? आपको बताना है छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी है राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी
और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के हैं? डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नई चीज है, आपको क्वेश्चन देखने को मिला। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? हम सबसे पहले हम डिस्कस करें तो ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करें डामोर जनजाति के बारे में। डामोर जनजाति क्या कहती है? डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं। यानी डूंगरपुर जिले की जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है उसमें डामोर जनजाति के लोग हैं, सब सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं। आपको याद रखना है, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक निवास करते हैं। उसके अलावा है आपके बांसवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है, चूरू और गंगानगर में भी ये कुछ संख्या में पाए जाते हैं। अब हम बात करें सामाजिक संगठन के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों, गांव की इकाई क्या कहलाती है? इसमें फला कहलाती है। यानी डामोर जनजाति की गांव की इकाई क्या कहलाती है? फला कहलाती है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राजपूतों से मानी जाती है। ठीक है, डामोर लोगों को डामरिया भी कहते हैं। आपको याद रखना है, डामोर जनजाति के लोग हैं उन्हें डामरिया भी कहा जाता है। झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा होता है। पंचायत मुखिया क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। इसमें जो पंचायत का जो मुखिया है वह क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। डामोर जनजाति है उसका पंचायत मुखिया क्या कहलाता है? आपका मुखी कहलाता है। अब हम बात करें आगे, पुरुष स्त्रियों की भांति गहने पहनने के शौकीन होते हैं। इसमें एक अलग चीज आपको देखने को मिली, पुरुष होते हैं स्त्रियों की भांति हैं जो गहने पहनने के क्या उसमें शौकीन होते हैं। बहुपत्नी विवाह तथा एकांकी परिवार का प्रचलन इसमें है। यानी बहुपत्नी विवाह प्रथा इसमें प्रचलित है और एकांकी परिवार का इसमें प्रचलन है। अब बात करें अपन आर्थिक स्थिति के बारे में, आखेट खाद्य संग्रहण व कृषि कार्य करते हैं, चावल और मक्का की खेती करते हैं। यानी चावल और मक्का की स्पेशली खेती डामोर जनजाति के लोगों द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब हम बात करें प्रमुख मेले के बारे में। चेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला और बेणेश्वर मेला क्या है? डामोर जनजाति से संबंधित है। प्रमुख मेले के बारे में हम बात करें, चेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी मेला और बेणेश्वर मेला है जो डामोर जनजाति से संबंधित है। चेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला और बेणेश्वर मेला, 3 मेले हैं। इनका संबंध किससे है? डामोर जनजाति से। चेला बावजी, ग्यारस की रेवाड़ी और बेणेश्वर मेला। ठीक है, 3 याद करना है, चेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी और बेणेश्वर मेला। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 48 क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कंजर जनजाति द्वारा हाकम राज का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। कंजर जनजाति है उसके द्वारा हकम राज का प्याला पीकर किस चीज की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। ये याद रखना आपको, कंजर जाति है उसके द्वारा हकम राज का प्याला पीकर सत्य बोलने की कसम है जो खाई जाती है। अब हम बात करें 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो आपको है 49 नंबर क्वेश्चन कहता है चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये किसकी है? कंजर जनजाति है उसकी आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। आपकी चौथ माता है तो किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जनजाति है उसकी क्या है आपकी। अब हम बात करें कंजर जाति के फैक्ट के बारे में, कंजर जाति फैक्ट के बारे में हम बात करें, जो कंजर जाति है आपकी, जो कंजर जाति है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में, भीलवाड़ा में, अलवर, उदयपुर व अजमेर में है निवास करती है। ये क्या है? घुमंतु जाति है, घुमक्कड़ जाति है। कंजर शब्द की उत्पत्ति है काननचार से हुई है। ये आपको याद रखना है, कंजर शब्द है इसकी उत्पत्ति है जो काननचार नामक एक वर्ड है इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी काननचार शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। काननचार का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाली जनजाति, उसे बोला जाता है काननचार, उससे ही कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम सामाजिक संगठन के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसके संगठन के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक एकता अधिक होती है। इसमें जो समाज में एकता होती है, यूनिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। पंचायत सर्वोपरि होती है, यानी पंचायत का मुखिया इसमें पटेल कहलाता है। यानी कंजार जाति है इसमें पंचायत कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और पंचायत जो मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। हकम राज का प्याला पीकर है झूठ नहीं बोलते हैं, यानी हकम राज का प्याला पीकर कभी भी क्या है? झूठ नहीं बोलते हैं। यानी हकम राज के प्याला पिला जो सत्य बोलने की कसम खाई जाती है इससे। ठीक है, कंजर औरतें नाचने गाने में प्रवीण होती है। आराध्य है चौथ माता व हनुमान जी, इनके क्या है? आराध्य देवी देवता है। ठीक है, चौथ माता है बरवाड़ा है जो, और हनुमान जी इसमें क्या है? आराध्य देव है। चौथ माता और हनुमान जी कंजर जाति के आराध्य देव हैं। अब हम बात करें नृत्य। कंजर जाति द्वारा चक्री नृत्य का आयोजन किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इनके नृत्य का याद रखना आपको, चक्री नृत्य है इसका कंजर जाति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो हाड़ौती क्षेत्र की कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां हैं, हाड़ौती जो क्षेत्र है उसकी जो कुंवारी कंजर जाति की जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। चक्री नृत्य का संबंध किससे है? कंजर जाति से, याद रखना आपको। ठीक है, अब बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मेरे परिवार साथियों अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करें, चोरी डकैती अपराध के लिए कुख्यात है। घरों के पीछे की तरफ बिना दरवाजे के खिड़कियां रखते हैं।
जो अपराध करके भागने में इनकी सहायता करती है। मांसाहारी और शराब इनके प्रिय होते हैं। ये चीजें इसके बारे में थोड़ा फैक्ट है। अब हम बात करें 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, यानी राजस्थान में आपको बताना है कथोड़ी जनजाति है जो आपके उदयपुर जिले में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति है जो आपके उदयपुर जिले में पाई जाते हैं। अब हम बात करें इसके फैक्ट के बारे में, कथोड़ी जनजाति के फैक्ट के बारे में हम बात करें। राजस्थान में उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा पंचायत समिति में यह निवास करती है, यानी उदयपुर जिले में ही पाई जाती है। उदयपुर जिले के जो कोटड़ा है, झाड़ोल है, वो सराड़ा है, पंचायत समिति इनमें यह निवास करती है। यानी उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा पंचायत समिति है, इनमें कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। 3 पंचायतें आप याद रखेंगे, कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा। कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा पंचायत में यह निवास करती है। पत्तों से बनी झोंपड़ियां इनका निवास होती है। पत्तों से बनी हुई एक झोंपड़ियां बना के इनमें निवास करते हैं। जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन इनका खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं, यानी कथोड़ी जनजाति है खेर के पेड़ से है जो कत्था का निर्माण तैयार करने का कार्य करती है। खेर के पेड़ से जो कत्था तैयार करने का निर्माण कार्य कौन करती है? कथोड़ी जनजाति करती है। ठीक है, क्लियर है। खेर के पेड़ से कत्था तैयार करने का कार्य कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति है जो आपके उदयपुर, कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा तहसील में पाई जाती है। अब हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बीज व माला राजस्थान किस जनजाति की शाखा है? बीजा व माला है जो राजस्थान की किस जनजाति शाखा है, ये आपको बताना है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति शाखाएं हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो सांसी जनजाति है उसकी 2 शाखाएं हैं। बीजा एवं माला नामक 2 शाखाएं सांसी जनजाति की है, 2 शाखाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे सांसी जनजाति के फैक्ट के बारे में हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, सांसी जनजाति है जिनका निवास क्षेत्र है भरतपुर व अजमेर है। सांसी जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भरतपुर व अजमेर में आपको देखने को ज्यादा मिलती है। घुमंतु खानाबदोश जीवन जीते हैं तथा तंबू में वह निवास करते हैं। सांसी जनजाति को 2 उपभागों में विभाजित किया गया है, वीजा व माला। वीजा व मावा भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वीजा व मावा। इन 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, जिन्हें अपन वीजा और माला भी कहते हैं। वीजा और मावा, जिसे अपन वीजा व माला, यह क्या है? आपकी सांसी जनजाति है, इनकी 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, वीजा व माला, वीजा या मावा। ठीक है, कुकड़ी रस्म की इसमें प्रथा भी है। कुकड़ी रस्म है जो आपको सांसी जनजाति है उसमें आपको देखने को मिलती है। आपको याद रखना है कुकड़ी रस्म प्रथा किसमें प्रचलित है? तो वह सांसी जनजाति में आपको देखने को मिलती है। विधवा विवाह की इसमें प्रथा है जो इसमें प्रचलित है, यानी जो विधवा विवाह है की प्रथा है इसमें प्रचलित नहीं है। अर्थव्यवस्था की हम बात करें, जंगली जानवरों को का शिकार, छोटे हस्तशिल्प इनकी आजीविका के प्रमुख आधार है। ठीक है, अब हम बात करें आगे 52 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? राजस्थान में जनजातियों की प्रमुख समस्या नहीं है। कौन सी समस्या है जो राजस्थान में जनजाति प्रमुख समस्या नहीं है? गरीबी और अशिक्षा बिल्कुल है। राजस्थान में प्रमुख जनजाति प्रमुख समस्या नहीं है। तो मेरे परिवार साथियों, गरीबी व अशिक्षा इनकी समस्या रही है। नशाखोरी इनमें होती है, ऋणग्रस्तता इनमें होती है, तीव्र संचार यानी जो स्पीडली कम्युनिकेशन होना, ये इनमें इनकी समस्या नहीं है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपका है इसमें गरीबी और अशिक्षा इनकी समस्या है, नशाखोरी इनकी समस्या है और ऋणग्रस्तता इनकी समस्याएं हैं। अब हम बात करें इनके फैक्ट के बारे में, जनजाति की समस्याएं कौन कौन सी है। तो मेरे परिवार साथियों, ऋणग्रस्तता व भूमि हस्तांतरण इनमें होता है, गरीबी व अशिक्षा होती है, नशाखोरी होती है, निर्जनीकरण यानी जनहास होता है, संचार की कमी होती है इनमें, औद्योगिकरण व नगरीकरण का प्रभाव होता है, समस्या उत्पन्न होने का। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं आपके, आप एक बार इसको रिव्यू कर लें, बाकी कोई इतने है नहीं इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग। अब बात करें अपन 53 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपको यह बताना है राजस्थान में जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो मेरे परिवार साथियों 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना 1975 में राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। उसमें पूछा गया है एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है। जो एकलव्य योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया था? जनजातियों के छात्र हैं, छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। यानी आपको बताना है एकलव्य योजना है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो जनजाति क्षेत्रों को खेल का प्रशिक्षण देना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, एकलव्य योजना है जनजातीय छात्रों से संबंधित है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनजाति के छात्रों को
तो खेल का प्रशिक्षण देना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम बात करें 55 नंबर क्वेश्चन, एकलव्य योजना संचालित की जाती है, यानी किसके द्वारा एकलव्य योजना है इसका संचालन किया जाता है। तो मेरे परिवार साथियों, जनजातीय आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। एकलव्य योजना का संबंध किससे है? जनजातीय छात्रों से संबंधित है। इसका प्रमुख लक्ष्य था जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। ठीक है, एकलव्य योजना का संचालन भी आपका है, जनजातीय आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब हम बात करें आगे इसकी जनजातीय विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं, स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा चालू की गई है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हम सारी चीजें डिस्कस करें। जनजातीय विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं कौन कौन सी लॉन्च हुई थी। हम सबसे पहले हम बात करें केंद्र सरकार के बारे में। तो मेरे परिवार साथियों, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कार्यक्रम यानी पेसा एक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कार्यक्रम, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार कार्यक्रम पेसा एक्ट इसमें लॉन्च किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कार्यक्रम यानी पेसा एक्ट लॉन्च किया था। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला कार्यक्रम है शहरी विकास कार्यक्रम जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगली योजना है एकलव्य योजना है जो आपकी केंद्र सरकार की स्कीम है ये। ठीक है, अब हम अगला कार्यक्रम है आपका रुख पहला कार्यक्रम है, वह भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा ही लॉन्च किया था। अब आपको याद रखना है केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से पेसा एक्ट केंद्र सरकार के द्वारा था। अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार कार्यक्रम, माडा कार्यक्रम, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा, शहरी विकास कार्यक्रम, एकलव्य योजना, रुख बाइला कार्यक्रम, ये सारी की सारी स्कीम्स है जो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब बात करें हम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई। सबसे पहले हम बात करें जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला है अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व बौद्धिक विकास, खथोड़ी विकास योजना, शहरी समग्र विकास योजना, केशव बाड़ी योजना, माँ बाड़ी योजना, ये सभी क्या है अनुसूचित जनजाति के कार्यक्रम या योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। अब हम बात करें 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है राजस्थान के कितने जिलों में भी चल रहा है? तो ये 8 जिलों में भी चल रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 8 जिलों में यह फैला हुआ है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र TSP, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी जो TSP योजना है जनजातीय उपयोजना क्षेत्र है, इसकी शुरुआत हुई थी 1974-75 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसमें चालू किया गया था। अब हम बात करें क्षेत्र, इसमें कितने 8 जिले इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, 8 जिले इसमें शामिल किए गए थे। तो कौन कौन से जिले थे? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, आपका प्रतापगढ़ है, इनका संपूर्ण क्षेत्र कंप्लीट एरिया इसमें शामिल किया गया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का, और फिर उदयपुर का, सिरोही का, राजसमंद का, चित्तौड़गढ़, पाली का, इनका है आंशिक क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जनजाति की आर्थिक स्थिति सुधारना एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इसका संचालन है जो आपका जनजाति उपयोजना क्षेत्र है TSP जो आपकी है, इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो कब हुआ? 1978 से 1979 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। यानी जो माडा कार्यक्रम है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसका शुरुआत हुई थी 1978 से लेकर 1979 के बीच में। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे 57 नंबर क्वेश्चन, संशोधित या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं माडा भी बोलते हैं, इसकी शुभारंभ किस वर्ष से होता? 1978 से लेकर 1979 के बीच में इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें इस कार्यक्रम के बारे में। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा, जिसे अपन बोलते हैं मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच यानी माडा, इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से 1979 के बीच में। क्षेत्र जिले को इकाई मानते हुए इसमें लघुखंड बनाए गए, इनकी जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो तथा जिसमें ST के लोगों का 50% इससे अधिक भाग हो। वर्तमान में माडा के अंतर्गत 18 जिलों के 44 लघुखंडों के 3,586 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। यानी जो माडा कार्यक्रम है तो वर्तमान में 18 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? जनजातियों का जीवन स्तर उन्नत करना, गरीबी, बेरोजगारी, मिशन स्वरोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका संचालन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। माडा क्लस्टर, माडा समुदाय है, क्षेत्र 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र
एसटी जनसंख्या 50% या इससे अधिक हो। वर्तमान में 8 जिले में 11 माडा क्लस्टर बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। तो माडा जो क्लस्टर है वह अभी कितने 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर बनाए गए हैं। यानी अभी कितने माडा क्लस्टर बनाए गए हैं? 8 जिलों में टोटल 11 माडा क्लस्टर बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? माडा क्लस्टर का क्षेत्र का समग्र विकास, कृषि, बागवानी, कुओं को गहरा करना। ठीक है। अगला अपना जो 58 नंबर क्वेश्चन है, शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? शहरी विकास कार्यक्रम है 1977 से 1978 के बीच में यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है। शहरी विकास कार्यक्रम आपको बताना कब प्रारंभ हुआ? 1977 से 1978 के बीच में इसका शुरुआत हुई थी। शहरी विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1977 से 1978 में हुई थी। इसका क्षेत्र है शहरी विकास कार्यक्रम है 12 की शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ठीक है। उद्देश्य शहरी जनजाति का समग्र विकास करना। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? शहरी जनजाति का समग्र विकास करना। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम टीएडीपी कब शुरू किया गया? ये आपको बताना है। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम टीएडीपी है जो कब प्रारंभ किया गया था? 1979 को यह प्रारंभ किया गया था। आपको याद रखना है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम टीएडीपी है जो कब प्रारंभ किया? 1979 में यह प्रारंभ किया गया था। जो बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम है टीएडीपी, इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। क्षेत्र कौन सा? टीएसपी क्षेत्र, माडा क्लस्टर। शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त 29.28 लाख जनजाति के लोग जो 30 जिलों में बिखरे हुए हैं उनको शामिल किया गया था। ठीक है। इस प्रकार था। यानी आपको बस ये याद रखना है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम टीएडीपी है 1979 में यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आगे का क्वेश्चन अपना 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अब आगे हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। राज्य सरकार द्वारा जनजाति के विकास हेतु कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को घोषित किया गया था। ठीक है। माँ बाड़ी योजना अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के ऐसे ढाणी फला जिसमें 6 से 12 आयु सीमा के जनजाति बालक बालिकाओं के अध्ययन हेतु प्रारंभिक पाठशालाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में शिक्षा कक्षों के रूप में माँ बाड़ी केंद्र जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यानी जो माँ बाड़ी योजना है अनुसूचित क्षेत्र के जो जिले हैं जैसे उदयपुर हुआ, सिरोही हुआ, डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, कि ऐसे ढाणी या फला में 6 से 12 आयु सीमा के जो जनजाति बालक बालिका के अध्ययन हेतु प्रारंभिक पाठशाला नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या है? माँ बाड़ी केंद्र जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपको बांसवाड़ा में। ये भी आपको याद रखना है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपको हाँ बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थित है। अगला आपका है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड। इसका गठन कब हुआ? 2 फरवरी 2021 को गठन हुआ था। आपको याद रखना है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 2 फरवरी 2021 को। मुख्यालय कहाँ पे इसका? जोधपुर में। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन 2 फरवरी 2021 को। मुख्यालय कहाँ का? जोधपुर में है। उद्देश्य क्या है इसका? जोधपुर संभाग के माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति के अनुसूचित जनजाति समुदाय का विकास करना। इसका उद्देश्य है जोधपुर जो पूरा संभाग है उसके अंतर्गत आने वाले माडा क्लस्टर और बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय उनका विकास करना इसका उद्देश्य था। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन 2 फरवरी 2021 को। मुख्यालय कहाँ का? इसमें जोधपुर में है। ठीक है। अगला है आपका बालक बालिका जनजाति हॉकी अकेडमी। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2021 को उदयपुर में की गई। आपको ये याद रखना है बालक बालिका जनजाति हॉकी अकेडमी है, इसकी स्थापना 9 अगस्त 2021 को उदयपुर में किया गया। ठीक है। बालक बालिका जनजाति हॉकी अकेडमी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2021 को की गई थी। यह राजस्थान की प्रथम जनजाति हॉकी अकेडमी है। तो ये भी याद रखना आपको, ये राजस्थान की कौन सी है? प्रथम जनजाति हॉकी अकेडमी है, जिसका उद्देश्य जनजाति जिलों के जनजाति खेल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय खेल हॉकी का प्रशिक्षण देना। इस अकेडमी द्वारा 2 छात्रावास का संचालन किया जा रहा है जिसमें पढ़ाई, आवास और भोजन निःशुल्क सुविधा मिलेगी। खेल छात्रावास 40 छात्रों के लिए, मधुबन छात्रावास है 30 छात्रों के लिए। ठीक है। राजस्थान स्टेट, फिर आगे का है राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल
रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी उदयपुर, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में, उदयपुर में। राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उदयपुर में, ठीक है। यह संस्था राज्य के आदिवासी जिलों में 20 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय व 1 डे बोर्डिंग स्कूल का संचालन करती है। आश्रम छात्रावास, जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, जिसमें ऐसे विद्यार्थियों को रखा जाता है जिसमें निवास स्थान के नजदीक विद्यालय की सुविधा ना हो। अब ये याद रखना आपको, आश्रम छात्रावास है जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, जिसमें ऐसे विद्यार्थियों को रखा जाता है जिसके निवास स्थान के नजदीक विद्यालय की सुविधा ना हो। राजस्थान में 407 छात्रावास संचालित है, इसमें निःशुल्क भोजन ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगला आपका आता है रुख बाइला कार्यक्रम। अगला आता है आपका रुख बाइला कार्यक्रम। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने तथा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए 1986 में चलाया गया वृक्ष मित्र कार्यक्रम है, ठीक है। जो रुख बाइला कार्यक्रम है, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए 1986 में चलाया गया एक वृक्ष मित्र कार्यक्रम है। रुख बाइला कार्यक्रम है, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 1986 में वृक्ष मित्र कार्यक्रम ही है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। रुख बाइला कार्यक्रम कब चलाया गया? 1986 में चलाया गया था, ये आपको याद रखना। अगला कार्यक्रम है आपका कथोड़ी विकास योजना, शहरी समग्र विकास योजना, केशवबाड़ी योजना, ये भी योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना राजभवन जयपुर में कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों 2011 में जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ है, इसकी स्थापना की गई थी। यानी आपको ये याद रखना है, जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना 2011 में राजभवन जयपुर में की गई थी, ठीक है। अब आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले इसकी थ्योरी के बारे में। तो उसमें बताया गया है जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल है, इसका गठन कब किया गया? 2011 में। आपको याद रखना है, जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ जो ट्राइबल वेलफेयर सेल है, इसका गठन 2011 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे? इसका राजभवन जयपुर में है। उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन स्थापित करना। कार्य जनजातीय उपयोजना बजट का विश्लेषण करना, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना। निम्नलिखित में से राजस्थान की विमुक्त जाति नहीं है, यानी घुमक्कड़ जाति नहीं है। आपको ये बताना है विमुक्त जाति इनमें से कौन सी नहीं है। विमुक्त जातियां कौन सी नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों बावरी है, इसमें कंजर जाति है, सांसी जाति, इसमें क्या है? विमुक्त जातियां हैं। लेकिन बंजारा जाति क्या है? आपकी विमुक्त जनजाति नहीं है। अब हम बात करें विमुक्त जनजातियां कौन कौन सी है, तो इनमें कौन सी आपकी बावरी है, दूसरी है कंजर है, सांसी है, बागरी है, जो बावरिया बोलते हैं अपन, मोगिया है, नट है, नाइक है, मुल्तनीस है और क्या है? भाट है, ठीक है। अब हम बात करें आगे 63 नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से राजस्थान की घुमंतु जाति है, तो गोडिया लोहार है, वह क्या है? राजस्थान की घुमंतु जाति है, ठीक है। आपको बताना है राजस्थान की घुमंतु जाति कौन सी है, तो गोडिया लोहार क्या है? घुमंतु जाति है। अब हम घुमंतु जाति की हम बात करें तो कौन से? बाल्दियाज बंजारा है, बाल्दियाज है, बंजारा जाति है जो आपकी क्या है? घुमंतु जाति है। परदिस है, दोमा बरिस है, गाडिया है, गाडिया लोहार है, ईरानीस है, जोगी कालबेलिया है, जोगी कनपटा है, खुर पलटस है, कुल फल्टस है, सिकलीगर है और क्या है? घिसादिस है। ये क्या है? घुमंतु जातियां हैं, ठीक है। आपको याद रखना है बाल्दियाज बंजारा, परदेश, दोमाबरिस, गाडिया लोहार, ईरानीस, जोगी कालबेलिया और जोगी कनपट्टा और खुर पलट और सिकलीगर और घिसादिस, ये क्या? घुमंतु जातियां हैं, ठीक है। अब हम बात करें निम्नलिखित में से राजस्थान की अर्ध घुमंतु जाति कौन सी है, तो रेबारी ये क्या है? अर्ध घुमंतु जाति है। रेबारी जाति क्या है? आपकी अर्ध घुमंतु जाति है, ठीक है। अब हम बात करें आगे अर्ध घुमंतु जाति के बारे में हम बात करें तो वह कौन सी है? सारंगी वाला बोपा, रेबारी, राठ, मांगलियास, भाया, कनिस, जंगलस, चालूस, झानस, इस प्रकार ये सभी क्या है? आपकी अर्ध घुमंतु जातियां हैं। अब हम डिस्कस कर लें 65 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका, काफी लंबा वीडियो खींच गया। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ST SC विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा
राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM तथा राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो मेरिट कम मीन्स स्कीम, इसके द्वारा यह जो अनुप्रति योजना है उसके द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, अनुप्रति योजना उसके द्वारा यह आपको दिया जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में हम देखें अनुप्रति योजना आपकी क्या कहती है। अनुप्रति योजना है अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना है। जो अनुप्रति योजना है अब क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना है। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के BPL प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए और राज्य की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए, IIT या IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर भी उन्हें 40,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें? अब देखो, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण यानी UPSC में उत्तीर्ण होने पर उन्हें 1 लाख रुपए और RPSC में यानी RS की जो आप एग्जाम क्रैक करने पर उन्हें 50,000 रुपए उन्हें दिया जाता है। लेकिन अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज में अगर IIM IIT में एडमिशन होता है तो उन्हें 40 से 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाने का इसमें प्रावधान है। अब हम बात करें आगे, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त कर राजकीय इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं उनको उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी 12th में अगर 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये दिए जाने का इसमें प्रावधान किया है। इस प्रकार हमारा ये राजस्थान की जनजातियाँ हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे के वीडियो में हम आगे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मेरे परिवार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया, क्वेश्चन सारे नए हैं, वो थ्योरी हमने डिटेल से करी यानी पूरी जनजातियों का हमने पूरा चैप्टर इसमें हमने कवर कर लिया। तो मेरे परिवार साथियों, इसी प्रकार आपकी संपूर्ण राजस्थान जी के हम इसमें कवर करने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।